गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करते हैं कि आप सभी जो हैं आनंदित होंगे। आज जो है हम लोग हिस्ट्री का क्लास 10th का पहला चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ अ नेशन, ये चैप्टर डिस्कस करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे कि ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम ये चैप्टर जो है पढ़ रहे हैं और क्यों ये चैप्टर जो है हमारे सिलेबस में इनकलकेट किया गया। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ अ नेशन। फ्रेंच से मतलब है फ्रांस से। फ्रांस एक नेशन है जहां पे एक रेवोल्यूशन हुआ। रेवोल्यूशन बड़ा ही जबरदस्त शब्द है जिसको हिंदी में हम लोग क्रांति कहते हैं। क्रांति का मतलब होता है कि जब भी पॉलिटिक्स में या सोसाइटी में या किसी भी तरह की एडमिनिस्ट्रेशन में या व्यवस्था में संसार में अगर उसके मौलिक रूप में यानी कोई फंडामेंटल अगर चेंज हो तो उसको हम क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन कहते हैं। बहुत ही बड़ा बदलाव हो तब जो है हम ये शब्द यूज करते हैं रेवोल्यूशन। तो चैप्टर का नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी फ्रांस में कुछ क्रांति हुई और उसके बाद क्या कह रहे हैं? एंड द आइडिया ऑफ अ नेशन, यानी नेशन का, राष्ट्र का जो आइडिया आया था वो इस क्रांति के बाद ही जो है पूरी दुनिया में फैल गया। इस चैप्टर का नाम ही अगर समझ लेंगे तो इस चैप्टर की आपको थीम समझ आ जाएगी कि ये चैप्टर के अंदर है क्या। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं कि नेशन कैसे बना, नेशन का आइडिया कहां से आया और बाकी सब लोगों ने फ्रांस की क्रांति के बाद वो आइडिया कैसे इनकलकेट किया, वो अडॉप्ट किया, जिसके बाद वो सभी एरियाज भी, वो सभी क्षेत्र भी, वो सभी रीजन भी जो है वो क्या बन गए? नेशन बन गए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ अ नेशन। इस चैप्टर में जो है हम लोग ये सब चीजें पढ़ेंगे, यूटोपियन विजन, कलेक्टिव मेजर्स, नेपोलियन के बारे में, ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में, लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स, रेवोल्यूशनरीज, ये सभी स्कूल्स हैं, स्कूल ऑफ थॉट हैं। रोमांटिसिज्म, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, विजुअलाइजिंग द नेशन, क्योंकि नेशन तो एक आइडिया है, नेशन एक्चुअल में तो एग्जिस्ट नहीं करता ना, लेकिन ये एक आइडिया है। इसको विजुअलाइज करने के लिए उस समय आर्टिस्ट ने जो है हमें क्या चीजें दी वो डिस्कस करेंगे। बल्कन पेनिनसुला के बारे में डिस्कस करेंगे, ग्रीस वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और पोलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक, यूटोपियन व्यू ऑफ फ्रेडरिक सोरियो। यूटोपियन व्यू का मतलब क्या होता है देखेंगे ध्यान से। आप क्लास 10th की हिस्ट्री की पहले चैप्टर की ये खोलेंगे तो आपको जो है ये पेंटिंग नजर आएगी जो कि फ्रेडरिक सोरियो द्वारा बनाई गई है, जो कि एक फ्रांस के आर्टिस्ट थे। उन्होंने ये पेंटिंग ड्रॉ की थी और इनकी पेंटिंग को कहा जा रहा है यूटोपियन व्यू ऑफ फ्रेडरिक सोरियो, क्योंकि फ्रेडरिक सोरियो द्वारा बनाई गई। यूटोपियन, यहां पे यूटोपियन वर्ड का मतलब क्या है? यूटोपियन का मतलब होता है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन यानी कल्पना। उन्होंने कल्पना की कि संसार जो है वो कैसा होगा, ठीक है, यूरोप जो है वो कैसा लगेगा, उन्होंने कल्पना की। तो आप इनकी कल्पना में देख सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्होंने ड्रॉ किए हैं। जैसे कि यहां पे आपको नजर आ रहा है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, सबसे पहला स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जिसके एक हाथ में जो है टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है और दूसरे हाथ में जो है चार्टर राइट्स है। आप ऊपर देख सकते हैं ये जो है स्वर्ग लोक से, ये जीसस क्राइस्ट हो गए, एंजल्स होंगी, ये सेंट्स हो गए, ओके। और इसकी पेंटिंग में क्या है? इनकी पेंटिंग में यहां आप लोगों का जुलूस देख सकते हो, प्रोसेशन देख सकते हो। सभी लोगों ने, अलग अलग देशों के जो है हाथ में झंडे पकड़े हुए हैं, सभी देशों ने, सभी लोगों ने। और नीचे देख सकते हो आप यहां पे जैसे कि राजा का मुकुट गिरा हुआ है, राजा का क्राउन गिरा हुआ है और राजा के जो वेशभूषा या जो भी राजा जो है अपने आपको सजाने के लिए जो चीजें यूज करता है वो सभी जो है यहां पे गिरी हुई हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग के। अब इनका मतलब समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। देखिए, तो फ्रेडरिक सोरियो ने, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि फ्रेडरिक सोरियो जो थे वो फ्रांस के आर्टिस्ट थे और इन्होंने ये पेंटिंग जो है कब बनाई थी? 1848 में। और इनके वर्क को जो है
हम क्या कहते हैं, यूटोपियन व्यू, ठीक है, जिसमें नेशंस जो हैं वो सभी के सभी यूनाइटेड है। हम लोगों ने देखा, हमें कैसे पता चल रहा है कि सभी नेशंस यूनाइटेड है इनकी पेंटिंग में, क्योंकि सभी लोग जो हैं लाइन में जा रहे हैं। ये मतलब कि शो करता है कि भाईचारा कितना है और किस तरह की गवर्नमेंट को जो है बनाना चाहते हैं वो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक, ठीक है। द पेंटिंग सिंबलाइज द ट्रियम्फ ऑफ, ट्रियम्फ माने जीत होना, किसकी जीत हो रही है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। याद रखना ये तीनों वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। डिपिक्टिंग पीपल ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस मार्चिंग टुवर्ड्स द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। ये जो लोगों का जुलूस जा रहा है, लोगों का जो कारवां जा रहा है, ये कहां जा रहा है, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ जा रहा है। टू ऑनर द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी ओवर एब्सोल्यूट मोनार्की, कि जो सिद्धांत है डेमोक्रेसी के, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, रूल ऑफ पीपल। वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी के जो सिद्धांत है यानी रूल ऑफ पीपल जो है वो उनको साबित करने के लिए किसके अगेंस्ट, एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब है जब राजा जो है अपनी पावर को पूरी तरह से यूज करे, यानी राजा की पावर जो है वो लिमिटेड ना हो, यानी राजा जो है अपनी पूरी पावर यूज कर सकता है। आगे देखते हैं। अब इनकी पेंटिंग के की एलिमेंट्स क्या हैं। सबसे पहला एलिमेंट जैसे हमने डिस्कस किया, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि 1848 में जो है फ्रेडरिक सोरियू ने ये पेंटिंग बनाई और उसमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी डाला। और हालांकि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक्चुअल में जो कि यूएसए में है, ये कब आया यूएसए में, ये आया 1875 से 1884 के बीच में बना। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो कि रिजल्ट है यूएस और फ्रांस की फ्रेंडशिप का, याद रखेंगे हम। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो कि एक फीमेल फिगर है, यहां पे ध्यान रखेंगे फीमेल फिगर है, मेल फिगर नहीं है। उसके एक हाथ में जो है वो क्या है, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, और दूसरे हाथ में क्या है, चार्टर ऑफ राइट्स। चार्टर ऑफ राइट्स का मतलब क्या है, अधिकारों की सूची। उन्होंने इस तरह से एक चार्ट पकड़ा हुआ है जिसमें कुछ राइट्स लिखे हुए हैं, एक सूची है। तो टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इट रिप्रेजेंट फ्रीडम। और चार्टर ऑफ राइट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेमोक्रेसी। सेकेंड एलिमेंट है प्रोसेशन। प्रोसेशन यानी जुलूस, लोगों का जुलूस। अ लॉन्ग ट्रेन ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशंस। हमें कैसे पता चला कि वो अलग अलग नेशंस के हैं, क्योंकि उन्होंने अलग अलग देशों के झंडे पकड़े हुए हैं। आइडेंटिफाइएबल बाय देयर यूनिक नेशनल कॉस्ट्यूम्स एंड फ्लैग्स, मार्चिंग टुगेदर इन अ स्पिरिट ऑफ यूनिटी। वो एक साथ चल रहे हैं, ये जो है किसका प्रतीक है, एकता का प्रतीक। नेक्स्ट एलिमेंट की बात करेंगे, शैटर्ड एब्सोल्यूटिज्म। शैटर्ड माने ध्वस्त होके गिर गया, क्या, एब्सोल्यूटिज्म। कैसे पता चला हमें, जो ग्राउंड है वहां पे शैटर्ड रिमेन्स ऑफ सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट मोनार्किकल एंड एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस लाई ऑन द ग्राउंड, सिग्नलिंग। और वो क्या सिग्नल कर रहे हैं, एंड ऑफ टायरनी। टायरनी का मतलब क्या होता है, क्रूरता, कि राजा के द्वारा जो क्रूरता है वो खत्म होगी, ये शो कर रहा है। जो नीचे सब एलिमेंट्स गिरे हुए हैं। नेक्स्ट है सिलेस्टियल ऑब्जर्वर। सिलेस्टियल मतलब कि वो जो हेवन में आपको नजर आ रहे हैं, अभी दिखाया था जो हम लोगों ने, वो कौन ऑब्जर्व कर रहे हैं, कौन लोग हैं वहां पे, जीसस क्राइस्ट है, सेंट्स है, एंजल्स है। दे गेज अपॉन द सीन फ्रॉम द हेवंस एंड सिंबलाइजिंग द फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। लास्ट और इंपॉर्टेंट एलिमेंट जैसा मैंने बताया था आपको, यूटोपियन विजन। यूटोपियन मींस इमेजिनेशन है, इनकी इमेजिनेशन है फ्रेडरिक सोरियू की, कि इस तरह के नेशन होने चाहिए कि जहां पे जो है फ्रेटर्निटी हो, यूनिटी हो। लेकिन उन्होंने ऐसी सोसाइटी का निर्माण किया अपनी पेंटिंग में जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है। दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज यूटोपियन विजन, because the world as depicted did not exist in reality. The painting is described as utopian vision, an idealistic dream of a future where all states coexist peacefully. जहां पे सभी states जो हैं, सभी nations जो हैं, वो peacefully exist कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। एज एन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट, इसीलिए तो इसके पेंटिंग को क्या बोला गया है, यूटोपियन विजन, क्योंकि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये था हमारा सबसे पहला पेज, फ्रेडरिक सोरियू का यूटोपियन विजन। आगे चलते हैं हम लोग।
स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी मैंने बताया यूएसए में, एक्चुअल में पेंटिंग बनी थी 1848 में, लेकिन स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी बनना शुरू हुआ था 1875 से 1884 तक बना। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, इट वाज द रिजल्ट ऑफ यूएस फ्रेंच फ्रेंडशिप। तो फ्रांस से ही आइडिया आया। फ्रेडरिक सोरियो वाज द फ्रेंच आर्टिस्ट। ओके, अब करते हैं इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर का नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ अ नेशन। रेवोल्यूशन का मतलब बताया था कि जब कुछ खतरनाक बदलाव हो, क्रांति हो, पॉलिटिक्स में, सोसाइटी में, या फिर किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में या व्यवस्था में, समाज की। ओके, कैसे पता चला हमें कि क्रांति आई? 1789 में फ्रांस में थी एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब होता है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूरी तरह मोनार्की, यानी मोनार्की का मतलब रूल ऑफ किंग, राजा का शासन, कि पूरी तरह राजा का शासन था। यानी राजा जो था वो बाध्य नहीं था, राजा की पावर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, माने राजा ने जो कह दिया वो प्रजा को मानना पड़ता था। इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की। लेकिन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 से 1799, उसका जो रिजल्ट आया, ये पावर जो है, ये सॉवरेनिटी जो है, मोनार्की से ट्रांसफर हो चुकी थी। और 1791 में हालांकि मोनार्की तो रही, लेकिन वो कौन सी मोनार्की आ गई? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की से क्या आ गई? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या है कि जो अब राजा है उसको किसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा? उसको चलना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, यानी किंग पावर वुड बी लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की मींस किंग और क्वीन वाज बाइंड बाय द रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और फाइनली फिर क्या हुआ? 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे ने जो है अपने आप को राजा घोषित कर लिया। कहां का? फ्रांस का। ये तारीख ध्यान पे रखेंगे, 18 में 1804। आगे चलते हैं हम लोग। तो फ्रांस के लोगों ने, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि फ्रांस के लोगों ने ऐसे कौन कौन से मेजर्स यूज किए जिससे लोगों में जो है यूनिटी की भावना आए। उदाहरण के तौर पे भारत में जो है अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या चीज है जो हमें जोड़ती है, जो सभी के लिए कॉमन है? जैसे कि हमारा नेशनल एंथम, जैसे हमारा नेशनल फ्लैग, हमारा नेशनल सॉन्ग, ओके, क्रिकेट भी कह सकते हो आप, है ना। तो इस तरह की कई सारी चीजें हैं। तो फ्रांस के लोगों ने कुछ ऐसी चीजें जो है कुछ ऐसी चीजें जो है ऑप्ट की, जिससे लोगों में, फ्रांस के लोगों में एक कलेक्टिवनेस आए। क्योंकि जब तक कलेक्टिवनेस नहीं आएगी तब तक नेशन का कंसेप्ट कैसे बढ़ेगा? ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वर द मेजर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी? फ्रांस के आंदोलनकारियों ने वो कौन से मेजर्स जो है ऑप्ट किए? तो पहला ये है कि इनका पर्पस ये था कि फ्रांस के लोगों में क्या है? सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, एकजुटता की भावना है। अब उन्होंने क्या लेकर आए? सबसे पहले आइडियाज ऑफ ला पात्रे। ला पात्रे मींस द फादरलैंड। जैसे हमारे यहां पे मातृभूमि का कंसेप्ट है, उनके वहां पितृभूमि का कंसेप्ट है। एंड ला सिटोयन, ला सिटोयन मींस द सिटीजन। emphasize the notion means idea of a united community enjoying equal rights under a constitution. पहला मेजर। सेकंड मेजर, a new French flag which was tricolor was chosen to replace the former royal standard. यानी पहला जो फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड था उसको रिप्लेस करके इन्होंने क्या ऑप्ट कर लिया? फ्रेंच फ्लैग, 3 रंग का। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि फ्रांस का जो झंडा है उसमें कौन कौन से 3 रंग हैं। आगे देखते हैं। तीसरा उन्होंने क्या किया? द एस्टेट जनरल विच वॉज द इलेक्टेड बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन वॉज रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। एस्टेट जनरल का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? नेशनल असेंबली। क्योंकि नेशन वर्ड जो है वो किसका प्रतीक है? यूनिटी का प्रतीक है। आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा ना, 3 एस्टेट्स थी, फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। ठीक है। तो वो उन्होंने बोला कि एस्टेट जो वर्ड है ये बेसिकली बाइफर्केशन या डिस्क्रिमिनेशन का वर्ड है, तो इसलिए इसकी जगह दूसरा नाम क्या ऑप्ट किया? नेशनल असेंबली। उसके बाद क्या कह रहे हैं? न्यू हाइम्स वर कंपोज, जो प्रेयर्स बनाई गई वहां पे, ओथ्स वर टेकन, जो शपथ ली गई, मार्टियर्स जो शहीद हुए वहां पे, किसके नाम पे शहीद हुए? ऑल इन द नेम ऑफ अ नेशन।
नेक्स्ट पॉइंट है, अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन वाज पुट इन प्लेस। एक पूरे देश का एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है ऑप्ट किया गया और वहां पे यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए सभी सिटीजन के लिए, यानी एक देश एक कानून। हालांकि आप जान के हैरान हो जाएंगे कि भारत में जो है एक देश एक कानून नहीं है। हालांकि हमारे संविधान के अंदर ये प्रोविजन है कि एक देश एक कानून होना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, संविधान में आर्टिकल नंबर 44 है, जिसके अंदर वर्ड लिखा हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड। हालांकि अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। बीजेपी सरकार जो है ये कह रही है कि ये हम शायद इस टर्म के अंदर लाएंगे, खैर देखते हैं। तो ये बता रहा है कि लेकिन फ्रांस के लोगों ने जो है यूनिफॉर्म लॉज बनाए और इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज, यहां पे मेनोरियल ड्यूज की बात हो रही है जो कि अभी हम आगे चलकर पढ़ेंगे। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज अबॉलिश करी गई, मेनोरियल ड्यूज जो है अबॉलिश किए गए और उसकी जगह क्या ऑप्ट किया गया, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर वाज अडॉप्टेड। और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, जो रीजनल डायलेक्ट्स थे, जो बोलने का तरीका था रीजनल, वह डिस्करेज एंड फ्रेंच लैंग्वेज वाज ऑप्टेड एज अ कॉमन लैंग्वेज। फ्रांस भाषा जो है कॉमन भाषा बनाएगी, क्योंकि भाषा ही है जो जोड़ने का काम करती है। तो अगर सेम रहेगी तो लोग जो है उसमें अपनापन फील करेंगे। ठीक है, अभी आगे चल के पढ़ेंगे कि भाषा का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी देश को नेशन बनाने में, आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये थे कुछ मेजर्स, ये आपको सारे याद रखने हैं, सातों के सातों मेजर जो फ्रांस के आंदोलनकारियों द्वारा लाए गए, ताकि लोगों में जो है क्या आ सके, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट पॉइंट, मिशन ऑफ फ्रेंच पीपल। फ्रांस के लोगों का मिशन क्या था, फ्रांस के लोग क्या चाह रहे थे? फ्रांस के लोग चाह रहे थे कि लिबरेट करना है। लिबरेट करना माने फ्री करना, मुक्त करना। किसको? फ्रांस के लोगों को, यूरोप के लोगों को। किससे? डेस्पोटिज्म से। डेस्पोटिज्म का मतलब होता है कि ऐसी गवर्नमेंट, इस तरह की गवर्नमेंट जहां पे सिंगल रूलर रहता है या कुछ लोग रहते हैं, कुछ ग्रुप रहते हैं जिनके पास एब्सोल्यूट पावर है। एब्सोल्यूट मतलब पूरी तरह, उनकी पावर जो है वो किसी के द्वारा बाइंडेड नहीं है। और अनचेक्ड पावर, यानी कि अब जैसे पहले क्या होता था कि राजा ने जो कह दिया प्रजा को मानना पड़ता था, कोई भी राजा के उस फैसले पे क्वेश्चन नहीं कर सकता था। तो इस पावर को हम क्या कहते हैं? अनचेक पावर। जैसे आज की हमारी गवर्नमेंट की अगर बात करें तो क्या इंडियन गवर्नमेंट जो है कोई भी डिसीजन ले सकती है? और अगर ले सकती है तो उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंसेस है या नहीं है? बिल्कुल है, चेक कर सकते हैं। जुडिशरी है चेक करने के लिए कि वेदर द पार्लियामेंट हैज टेकन द राइट डिसीजन और नॉट, whether that decision is constitutional or unconstitutional, whether that decision would violate any fundamental rights or not, ये चेक करती है। तो अगर ऐसा ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं? डेस्पोटिज्म। ऐसी गवर्नमेंट जहां पे सिंगल रूलर हो या स्मॉल ग्रुप हो जिसके पास एब्सोल्यूट पावर हो या अनचेक पावर हो, और वो अपना कंट्रोल जो है वो कैसे करता है? क्रूएलिटी से, क्रूरता से, ऑपरेशन से करता है। ठीक है, तो फ्रांस के लोग चाह रहे थे कि पूरे यूरोप को डेस्पोटिज्म से मुक्त करना है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन, ताकि बाकी लोग भी जो है क्या बन सके? नेशन बन सके, राष्ट्र बन सके। और फ्रांस की आर्मी ने जो है ये आइडिया फैलाना शुरू किया। किसका आइडिया? नेशनलिज्म का। और जहां पे भी फ्रांस की आर्मी जाती थी तो उनको वेलकम किया जाता था एज अ हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी। हार्बिंगर मतलब दूत, या अंग्रेजी में हम कह सकते हैं मैसेंजर। मैसेंजर किसके? आजादी के मैसेंजर। फ्रांस की आर्मी के लिए वर्ड यूज किया गया। आगे चलते हैं हम लोग। तो जैसा मैंने बताया कि नेपोलियन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जैसे ही गद्दी पे बैठा, हालांकि लोग जो है नेपोलियन से भी आप देखेंगे बड़े खुश हो जाएंगे, इतने जबरदस्त मेजर किए। तो नेपोलियन जैसे गद्दी पे बैठा, अभी हमने डिस्कस किया 18 में 1804, तो वो जो है एक कोड लेकर आया। कोड का मतलब क्या होता है? कोड का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ लॉज।
कई सारे कानूनों का समुच्चय, उसको कोड कहते हैं। जैसे आपने कई सारे कोड सुने होंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसा अभी मैंने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, आईपीसी इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। कोड मीन सेट ऑफ लॉज, कलेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है। तो नेपोलियन जैसे ही राजा बना तो उसने कुछ कानून बनाए, ठीक है। इसके कानून को हम कहते हैं सिविल कोड ऑफ 1804। सिविल कोड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सिविलियंस के लिए था, सिविलियंस माने नागरिकों के लिए थे ये कुछ कानून, या इसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी कह सकते हैं। पेपर में पूछा जा सकता है व्हाट वर द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द नेपोलियन। तो आपको ये सब चेंजेस जो है, ये सब कोड जो है, ये सब लॉज जो है याद होने चाहिए। तो सबसे पहला नेपोलियन ने क्या किया? रिमूव्ड ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। जो जन्म के आधार पे प्रिविलेजेस थी, 9th क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को जो थी प्रिविलेजेस थी बाय बर्थ। क्या प्रिविलेजेस थी? कि उन्हीं को अधिकार था राइट टू प्रॉपर्टी, उनको जो है टैक्सेस नहीं देने होते थे, ये प्रिविलेजेस थी उनको बाय बर्थ। तो सबसे पहले नेपोलियन ने ये प्रिविलेजेस खत्म की। सेकंड पॉइंट, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि कानून की नजर में सभी एक होंगे, ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। थर्ड पॉइंट, थर्ड लॉ क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी, सभी को अधिकार है किसका? संपत्ति का। नेक्स्ट पॉइंट है अबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? फ्यूडल सिस्टम, जिसको हिंदी में हम लोग सामंतवाद भी कहते हैं। ओके, अभी डिस्कस करेंगे फ्यूडल सिस्टम क्या है। फ्यूडल सिस्टम को इसने अबॉलिश कर दिया, अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फ्री पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडॉम एंड मेनोरियल ड्यूज। पीजेंट्स को आजादी, मुक्त कर दिया, किससे? सर्फडॉम से। सर्फडॉम का मतलब होता है फोर्स्ड लेबर, जबरदस्ती काम करवाना, और मेनोरियल ड्यूज से मुक्त कर देना, ये अभी डिस्कस करेंगे। और शहरों में गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस जो थी वो भी हटा दी गई। और लास्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इंप्रूव। जो भी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम था वो इंप्रूव कर दिया, किसने? नेपोलियन ने। अभी डिस्कस करते हैं कि फ्यूडल सिस्टम क्या है जिसको नेपोलियन ने अबॉलिश कर दिया। ध्यान से देखेंगे फ्यूडल सिस्टम। सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे कि फ्यूडल सिस्टम जो था ये किसके ऊपर बेस्ड था? लैंड के ऊपर। आपको बता दें कि फ्यूडल शब्द जो है लैटिन भाषा के शब्द फीफ से बना है, और फीफ का मतलब होता है लैंड, ठीक है। फ्यूडल सिस्टम किसके ऊपर बेस्ड था? लैंड के ऊपर। अभी आपको ये पिरामिड नजर आ रहा होगा, इस पिरामिड में ऊपर जो है राजा है, किंग है, दूसरे नंबर पे नोबिलिटी यानी राजा के मंत्री, तीसरे नंबर पे नाइट्स यानी सैनिक, और चौथे नंबर पे है हमारे पीजेंट्स। यहां पे शायद आपको नजर ना आ रहा हो, मैं यहां लिख देता हूं पीजेंट्स, या फिर पीजेंट्स को हम कहते हैं सर्फ्स, ओके, फ्रांस में। अब होता क्या था कि राजा जो है नोबल्स को लैंड देता था, और नोबल्स जो हैं वो राजा को बदले में इसके क्या देते थे? लॉयलिटी देते थे, ठीक है, यानी वफादारी। और नोबल्स जो हैं नाइट्स को लैंड देते थे, और ये सैनिक जो है बदले में नोबल्स को क्या देते थे? क्या प्रोवाइड करते थे? मिलिट्री सर्विस। मिलिट्री सर्विस जैसे कि समझाते हैं आपको। मान लो कि राजा की जो है लड़ाई हो जाती है, ठीक है, राजा की लड़ाई होगी, राजा का गद्दा बच गया। अब राजा ने जो है एक मंत्री को फोन किया कि मंत्री, भाई ए नाम के मंत्री, मेरी लड़ाई हो गई है। अब मंत्री जो है, एक एक मंत्री के पास 50-50 नाइट्स, 100-100 नाइट्स, 200-200 नाइट्स, 1000-1000 नाइट्स, इस तरह से सैनिक रहते थे, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी कि राजा की लड़ाई बच गई है तो सबके घर में जा रहा है, अरे भाई लड़ाई हो गई है मेरी, आ जाओ, ऐसा थोड़ी करेगा। राजा मंत्री को कॉल करेगा, मंत्री के पास जो है पूरी सेना टुकड़ी है, ठीक है। तो राजा ने कॉल किया मंत्री को, मंत्री ने जो है सेना बुलाई, ठीक है। सेना फिर राजा की जब जो भी लड़ाई होगी उसमें जो है पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है। और नाइट्स क्या करते थे? नाइट्स फर्दर ये लैंड जो है किसको देते थे? किसानों को देते थे या सर्व्स को देते थे। और किसान जो है इन नाइट्स को क्या देते थे? एक तो फूड प्रोड्यूस देते थे, यानी जो भी फसल उगती थी, प्लस ये क्या देते थे? इनको, राजा को टैक्सेस देते थे, ठीक है, जिसको मेनोरियल ड्यूज कहते हैं, अभी आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये पूरा सिस्टम जो है किसके ऊपर बेस्ड है? लैंड के ऊपर बेस्ड है। और ये पूरा क्या है? एक हेरारिकल स्ट्रक्चर है, एक पिरामिड है। आई होप आपको समझ आ गया होगा फ्यूडल सिस्टम। अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो फ्यूडल सिस्टम जो कि 9th से लेके 15th सेंचुरी के बीच में था यूरोप में, ये बहुत ही ज्यादा रिजिड, रिजिड का मतलब सख्त
और एक हेरारिकल स्ट्रक्चर था जो किसके ऊपर बेस्ड था, लैंड ऑनरशिप के ऊपर, एंड रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशन। रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशन का मतलब जैसे राजा है, नीचे नोबल्स हैं, नाइट्स है, पीजेंट्स हैं, तो सभी की एक दूसरे को जो है रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशन होती थी कि राजा ने अगर इनको नाइट दी तो बदले में ये लॉयलिटी दे रहे हैं, नाइट्स जो है नोबल्स को जो है मिलिट्री सर्विस दे रहे हैं, पीजेंट्स जो है नाइट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं फूड प्रोड्यूस, ठीक है, सबकी रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशन है, ठीक है। इट फीचर्ड अ पिरामिड, ये एक पिरामिड है जिसमें किंग एट द टॉप फॉलोड बाय नोबल्स, देन नाइट्स, देन पीजेंट्स और सर्व्स, और लैंड जिसको फीफ्स कहते हैं अभी बताया मैंने, वाज ग्रांटेड इन एक्सचेंज फॉर मिलिट्री सर्विस, लॉयलिटी, प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी इन अ डिसेंट्रलाइज्ड पोस्ट रोमन सोसाइटी। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है, जहां पे पावर जो है डिवाइड हो। जैसा कि आपने देखा राजा ने नोबल्स को लैंड दी, नोबल्स को अधिकार है आगे फर्दर नाइट्स को लैंड देने का, नाइट्स को अधिकार है फर्दर लैंड पीजेंट्स को देने का। इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज पावर, यानी पावर की डिवीजन हो जाना। गॉट इट। आगे चलेंगे भैया, तो एक वर्ड था कि नेपोलियन ने जो है मेनोरियल ड्यूज भी खत्म कर दिए थे। अब मेनोरियल ड्यूज क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि यहां पे ये जो है फ्यूडल लॉर्ड है, या इसको हम नाइट भी कहते हैं, ठीक है, सैनिक बेसिकली, ठीक है। और यहां पे वर्ड लिखा है मैनर, मैनर का मतलब है लैंड। इस लैंड को हम मैनर भी कहते हैं, जैसा फीफ बताया था, फीफ कहते हैं, मैनर भी कहते हैं। तो इस सैनिक ने बोला कि भाई मैं जो है तुम्हारे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूंगा, तो तुम्हारे को जो है उस प्रोटेक्शन के लिए, जैसे तुम्हारी सुरक्षा के लिए मेरे को कुछ देना होगा। तो किसान लोग जो हैं उनको क्या देते थे, टैक्सेस और प्रोड्यूस। प्रोड्यूस माने वो जो क्रॉप की प्रोडक्शन होती थी, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैनोरियल ड्यूज कहते हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड है मैनोरियल ड्यूज। जैसा कि लिखा हुआ है, मैनोरियल ड्यूज आर द फ्यूडल टैक्सेस और लेबर सर्विसेज और प्रोड्यूस फीस दैट पीजेंट्स, और जिनको सर्फ कहा गया, वर रिक्वायर्ड टू पे टू द लॉर्ड ऑफ द मैनर इन मिडिवल यूरोप टू लिव एंड वर्क ऑन देयर लैंड। कि अगर आपको यहां पे काम चाहिए तो आपको जो है हमारे को टैक्सेस देने होंगे, फूड प्रोड्यूस देना होगा, आपको लेबर सर्विसेज देनी होगी, ठीक है। अब तीसरा वर्ड था जो नेपोलियन ने खत्म किया, सर्फडॉम, जिसको कहते हैं फोर्स लेबर, जबरदस्ती काम करवाना। ये कहते थे कि आपको जो है जीवन तभी मिलेगा जो हमारे यहां पे काम करेगा, लाइफ फॉर दोज हु वर्क। इसी को हम सर्फडॉम कहते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, सर्फडॉम वाज द इनफोर्स लेबर, जबरदस्ती किसी पे थोपना, ऑफ सर्व्स ऑन द फील्ड ऑफ लैंड ओनर्स इन रिटर्न फॉर प्रोटेक्शन, बदले में उनको प्रोटेक्शन मिलती थी और उन किसानों को क्या मिलता था, राइट टू वर्क ऑन देयर लीज्ड फील्ड्स। वो जो ठेके पे काम करते थे उनको वो अधिकार मिलता था कि ठेके पे काम करने का, यानी राइट टू वर्क। तो ये सब चीजें जो है खत्म कर दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है गिल्ड रिस्ट्रिक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेपोलियन ने अपने 1804 कोड में जो है गिल्ड रिस्ट्रिक्शन भी खत्म कर दी थी। अब गिल्ड रिस्ट्रिक्शन क्या है, गिल्ड का मतलब होता है ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल। आपको इस तरह से समझाते हैं, मान लीजिए लेट्स से मुस्तफाबाद में जो है कुछ लोगों की कम्युनिटी है और वो लोग जो हैं एक पेन बनाते हैं। मुस्तफाबाद में कुछ लोगों की कम्युनिटी है, वो लोग पेन बनाते हैं और पेन की कीमत जो है मान के चलते हैं 10 रुपए की है, ठीक है, घर पे ही बनाते हैं वो लोग पेन, 10 रुपए कीमत है। अब बाहर से जो है लेट्स से मुस्तफाबाद में एक कोई मेरे जैसा आया व्यापारी और उसने जो है वहां पे पेन बेचना शुरू किया और पेन की कीमत है 1 रुपए। अब जाहिर सी बात है लोग कौन सा पेन खरीदना पसंद करेंगे, ऑब्वियसली 1 रुपए वाला। तो ये जो गिल्ड बना हुआ है, ये जो ग्रुप बना हुआ है लोगों का, जैसे ही इन्हें पता चलता था कि इस तरह से कोई यमुनानगर से जो है 1 रुपए का पेन बेचने वाला व्यापारी आया, तो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देते थे। उसे कहते थे कि तेरे पास जो है कोई अधिकार नहीं है कि तू मुस्तफाबाद में हमारे एरिया में पेन जो है इतने का बेच। अगर तेरे को बेचना है भी है तो तेरे को पहले हमारा ग्रुप जो है ज्वाइन करना पड़ेगा। तेरे को पहले क्या लेनी पड़ेगी, मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट,
इन्होंने बोला कि हम जो है प्राइसेस हम डिसाइड करेंगे कि आपका पेन जो है कितने रुपए का बिकेगा, हम डिसाइड करेंगे, मतलब स्टैंडर्ड हम सेट करेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन। आइए डेफिनेशन देखते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस आर रेगुलेशंस इन्फोर्स्ड बाय एसोसिएशन ऑफ क्राफ्टमैन और मर्चेंट टू मोनोपोलाइज द लोकल ट्रेड, ताकि पूरी लोकल ट्रेड पे उन्हीं की मोनोपोली हो, कोई बाहर से आके वहां पे उनकी मोनोपोली को तोड़े ना। सेट स्ट्रिक्ट क्वालिटी और प्राइस, क्वालिटी भी वो सेट करते थे, प्राइस भी वही सेट करते थे। एंड मैनेज प्रोफेशनल हायरार्कीज, दीज रूल्स रिस्ट्रिक्टेड हु कुड प्रैक्टिस ट्रेड, मैंडेटेड मेंबरशिप एंड कंट्रोल्ड प्रोडक्शन। इससे जो है प्रोडक्शन को कंट्रोल कर लिया जाता था, किनके द्वारा, ये जो गिल्ड्स बने हुए थे, कहां पे बने हुए थे, यूरोप में। नेपोलियन ने जिसको हटा दिया। आगे चलते हैं। अब नेपोलियन, आपने देखा कि नेपोलियन ने तो यार बड़े अच्छे अच्छे काम किए, है ना। फ्यूडल सिस्टम हटा दिया, मेनोरियल ड्यूज हटा दिए, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज अबॉलिश कर दी, ठीक है, सर्फडॉम खत्म कर दिया, और प्रिविलेजेस बाय बर्थ खत्म कर दिया, राइट टू प्रॉपर्टी दे दी। लेकिन इसके बावजूद भी लोग जो हैं वो नाखुश थे। क्यों? वाई द इनिशियल इंथुजियाज्म सून टर्न्ड इनटू हॉस्टिलिटी। हॉस्टाइल भावना क्यों आई, दुश्मनी की भावना क्यों आ गई, देखेंगे। वो कह रहे हैं जो रिएक्शन थे लोकल पॉपुलेशन के फ्रांस रूल्स में, वो मिक्स थे। इसके क्या कारण थे? पहला कारण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्रीज टैक्सेशन। नेपोलियन ने जो है टैक्स बढ़ा दिया था। नेपोलियन क्यों टैक्स बढ़ा रहा था, एक्चुअली बता दें। नेपोलियन की जो पॉलिसी थी, नेपोलियन चाह रहा था कि फ्रांस को क्या किया जाए, एक्सपेंड किया जाए, यानी फ्रांस के एरिया को बढ़ाया जाए। अब बढ़ाया कैसे जाएगा, जब दूसरों के एरिया को अपने एरिया में लेंगे। और ये कैसे होगा, एक्सपेंशन कैसे होगी, वॉर से। और वॉर में जो है आपको पता है हथियार चाहिए भैया, बिना हथियार के युद्ध कहां से होगा, और गवर्नमेंट कहां से पैसा लाएगी, सभी लोगों के ऊपर टैक्स लगा के। तो पहला काम नेपोलियन ने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिए। और जाहिर सी बात है जब टैक्स बढ़ेंगे तो लोग जो हैं बेचारे परेशान हो जाएंगे कि अरे यार टैक्स देना पड़ रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, सेंसरशिप लगा दी। भाई सेंसरशिप का मतलब है रिस्ट्रिक्शन लगा दी। आप अगर नेपोलियन के बारे में कुछ कह रहे हैं या कहीं पे कुछ छाप रहे हैं तो बोलने नहीं दिया जाएगा, पूरी तरह से रेगुलेशन थी। तीसरा, फोर्स कंस्क्रिप्शन। भैया युद्ध के लिए जो है क्या चाहिए होते हैं, सैनिक चाहिए होते हैं। तो उन सैनिकों की जबरदस्ती, फोर्स कंस्क्रिप्शन, जबरदस्ती भर्ती किया गया आर्म्ड सर्विस में, आर्म्ड फोर्सेस में, इनटू द फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ द यूरोप। क्योंकि नेपोलियन क्या चाह रहा था, रेस्ट ऑफ द यूरोप को कॉन्कर करना चाह रहा था, कब्जा करना चाह रहा था। एंड ऑल सीम टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, यानी कि जो सिविल कोड ऑफ 1804 नेपोलियन लेकर आया था, उनका पलड़ा जो है वो क्या हो गया, हल्का हो गया। और ये जो टैक्सेस लगाए, सेंसरशिप लगाई, फोर्स कंस्क्रिप्शन लगाई, ये वाला पलड़ा जो है वो भारी हो गया। इसलिए लोग जो है नेपोलियन के खिलाफ हो गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। हाँ, तो आपकी किताब के अंदर एक एम्पायर है, हैब्सबर्ग एम्पायर। पेपर में पूछा गया है प्रश्न कि हैब्सबर्ग एम्पायर ने किसके ऊपर रूल किया, तो हमने ध्यान रखना है ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर। डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो जैसा कि लिखा हुआ है, हैब्सबर्ग एम्पायर जिसने रूल किया ऑस्ट्रिया हंगरी पे। इट रूल्ड ओवर अ वास्ट डाइवर्स कलेक्शन ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप टेरिटरीज इंक्लूडिंग मॉडर्न डे ऑस्ट्रिया, हंगरी, बोहेमिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ट्रांसिल्वेनिया। इन देशों के ऊपर जो है हैब्सबर्ग एम्पायर ने रूल किया। हम लोग ध्यान पे रखेंगे, हैब्सबर्ग एम्पायर से क्वेश्चन आ सकता है। आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हम अपने चैप्टर को उस तरफ लेके जा रहे हैं जब लोगों के अंदर नेशनल आइडियाज इमर्ज हुए। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है जो धनी मानी लोग होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे देश में अंबानी हो गए, अदानीज हो गए, दीज आर केम अंडर एरिस्टोक्रेट क्लास। वो कह रहे हैं कि जैसे ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होती है तो इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लास, यानी ट्रेड करने वाली, व्यापार करने वाली एक क्लास इमर्ज होती है। जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, बिजनेसमैन हो गए, प्रोफेशनल हो गए।
और जब आपके पास पैसा आता है देन यू गॉट असेस टू द एजुकेशन। और जैसे एजुकेशन आती है आपके दिमाग में क्या आते हैं, लिबरल आइडियाज आते हैं। लिबरल मतलब उदार आइडियाज, फ्री आइडियाज, ठीक है, फ्रीडम से रिलेटेड आइडियाज। और उसी में एक आइडिया आता है, आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी। इसको इस तरह से समझेंगे, हम लोगों ने आगे अंबानी का एक एग्जांपल दिया, आपको इससे समझ आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भैया इंडस्ट्रियलिस्ट एरिस्टोक्रेट मुकेश अंबानी, और मुकेश अंबानी भैया ये बता रखे हैं कि कितने पैसा कमाते हैं, साल का जो है 10,534 करोड़ रुपए कमाते हैं अंबानी साहब, काफी पहले का डाटा है। और जब इंडस्ट्रियलिस्ट होता है कोई व्यक्ति, उसके पास जो है क्या आता है, पैसा आता है। जब पैसा आता है देन ही गॉट असेस टू द एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब क्या है, कैसे आइडियाज आते हैं, लिबरल आइडियाज आते हैं। और लिबरल आइडियाज आते हैं तो उसी में एक आइडिया आता है नेशनल यूनिटी का, ठीक है। ये स्कूल की फोटो बनाई हुई है जो अंबानी ने 2003 में एक स्कूल खोला, धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल, बॉम्बे में है। आपको बता दें कि जितने भी सेलिब्रिटीज के बच्चे हैं, जितने भी महंगे महंगे बच्चे हैं, महंगे महंगे लोगों के बच्चे हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं। फीस बता रखी है इसमें भैया, रिपोर्ट सेज दैट द एनुअल फीस आर अराउंड 1.7 लाख फॉर केजी टू क्लास 7 एंड अराउंड 9.65 लाख फॉर क्लास 11-12। लगभग 10 लाख के आसपास जो है साल की फीस है। अंबानी का स्कूल है भैया। खैर, तो बेसिकली इसका पर्पस ये था, आपको ये बताना था कि किस तरह इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होती है तो कमर्शियल क्लास इमर्ज होती है। और व्हेन दे गॉट असेस टू द एजुकेशन दे गॉट लिबरल आइडियाज इन विच वन आइडिया इज नेशनल यूनिटी। ओके, आगे चलते हैं। तो जैसा बताया कि लिबरल आइडियाज आए, तो लिबरल आइडियाज किस तरह के आइडियाज होते हैं, आपकी जानकारी के लिए बताएं कि लिबरलिज्म वर्ड जो लिखा है वो लैटिन भाषा के शब्द लिबर से बना है, जिसका मतलब होता है फ्री, ठीक है। फ्री माने कि जब किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस ना हो, वैलिड रिस्ट्रिक्शंस, मतलब अनावश्यक रिस्ट्रिक्शन ना हो। वैलिड रिस्ट्रिक्शन तो होनी चाहिए ना, ऐसा नहीं कि मतलब तुम किसी को कत्ल भी कर दो तो तुम कहोगे अरे यार लिबरलिज्म है तो हम कत्ल कर देते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब फ्री का मतलब यह है कि आपको अधिकार है लेकिन आप किसी के अधिकार का हनन ना करें, आप किसी के अधिकार का वायलेशन ना करें, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आइडियाज ऑफ लिबरलिज्म क्लोजली अलाइड विद नेशनल यूनिटी। द टर्म लिबरलिज्म मींस फ्री। लिबरलिज्म जो न्यू मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था, पहला इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नजर में भैया सभी एक समान होने चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भेदभाव खत्म होगा तभी तो यूनाइटेड होंगे, तभी तो लोग एकजुट होंगे, और जब एकजुट होंगे तो क्या बनेगा, नेशन बनेगा। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल के लिए क्या होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, ठीक है, आजादी होनी चाहिए। जैसे हमारे देश में है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ वर्क, फ्रीडम टू चूज एनी प्रोफेशन, है ना, अलग अलग तरह के। आर्टिकल 19 के अंदर ही 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ओके, तो आप डिस्कस कर लेना, देख लेना एक बार। ओके, तो लिबरलिज्म का मतलब क्या क्या है, तो लिबरलिज्म की 2 ब्रांचेस हैं, पॉलिटिकल लिबरलिज्म और इकोनॉमिक लिबरलिज्म। यानी राजनीति में लिबरलिज्म का मतलब क्या है, पहला फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल को फ्रीडम होना चाहिए, यानी कि वो सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल सकें, उसकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर सकें बेसिकली। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कोई भी अगर किसी की संपत्ति लेना चाहे तो उसको जो है राइट टू प्रॉपर्टी होना चाहिए। तीसरा है जो भी गवर्नमेंट बने वो कंसेंट से बने। जैसे आज डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम सब लोग जो है वोट देते हैं और एक जो है क्या चूज किया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव चूज किया जाता है, ठीक है। यानी कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव जो आगे गवर्नमेंट बनती है, ये सरकार बनती है, ये वोट का मतलब क्या है कि ये हमारे ही कंसेंट से बनी है, हमारी ही मंजूरी से बनी है। ओके, तीसरा एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी जो है यानी तानाशाही जो है वो खत्म होनी चाहिए। एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस, यानी जो भी मंत्रियों को प्रिविलेजेस दी गई है वो सब खत्म होनी चाहिए। और इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नजर में सभी एक समान है। तो पेपर में पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल लिबरलिज्म, तो आप ये सब पॉइंट्स जो है लिख सकते हैं।
आगे चलते हैं भैया, पॉलिटिकल लिबरलिज्म। अब देखते हैं कि पॉलिटिकल लिबरलिज्म का जो आइडिया है, राजनीतिक उदारता का ये जो आइडिया है, ये इमर्ज कैसे हुआ और इवॉल्व कैसे हुआ, ध्यान से समझेंगे। देखते हैं हम लोग। हाँ देखिए, तो जैसा मैंने बताया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 टू 1799, इसमें हमें मिली लिमिटेड सफरेज। सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार, यानी राइट टू वोट, और लिमिटेड का मतलब कि कुछ ही लोगों को मिला, ज्यादा लोगों को नहीं मिला। जैसे आज अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में यूनिवर्सल सफरेज है, लिमिटेड सफरेज का कंसेप्ट नहीं आया कभी, ठीक है। तो यानी राइट टू वोट मिला, सिर्फ किसको वोट देने का अधिकार मिला, जिनके पास एक्सक्लूसिवली ग्रांटेड टू द प्रॉपर्टी ओनिंग मैन, जिनके पास संपत्ति है सिर्फ वही वोट दे सकते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद की बात बता रहे हैं, यानी जिनके पास संपत्ति नहीं है, जिन पुरुषों के पास, और महिलाओं को एक्सक्लूड कर दिया, महिलाओं का संपत्ति से कोई लेना देना नहीं, कह रहे महिलाएं को किसी को अधिकार ही नहीं है वोट देने का। तो यानी उनसे जो है दे ऑल वर, यानी मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट्स, इनसे राजनीतिक अधिकार जो है उनसे बाहर कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। सेकेंड पॉइंट, वो कह रहे जब नेपोलियन कोड भी आया 1804 में, इसमें भी लिमिटेड सफरेज थी। इसमें क्या था कि महिलाओं का जो स्टेटस है वो क्या कर दिया था, गया था माइनर। माइनर समझते हैं? जैसे मान लो किसी को जैसे मान लो कोई बच्चा जो है अगर अपराध कर दे तो, और उसकी उम्र जो है 18 से कम है, तो उसको हम क्या कहते हैं, माइनर कहते हैं, ठीक है। आपको एक कहानी समझाते हैं कि मान लो कि एक 7 साल का बच्चा, अब वो जो है 5वें फ्लोर पे खड़ा हुआ है, और वो बच्चे ने क्या किया, नीचे से जो है एक अंकल जा रहे हैं, ठीक है, अंकल के सिर पे जो है उसने ऐसे ऊपर से ईंट फेंक दी, ईंट गई और अंकल जी का जो तरबूज था वो खुल गया, अंकल जी का तरबूज खुल गया। तो अब अंकल जी जो है क्या उस बच्चे के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं जिसकी उम्र 7 साल है? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो माइनर है, ठीक है। अब किसके खिलाफ करेंगे कंप्लेंट? उसके पेरेंट्स के खिलाफ। तो याद रखना, तो माइनर उसे कहते हैं जिसकी 18 से कम उम्र हो, ठीक है। आपको कानून की चीजें भी बता रहे हैं। सम ऑफ यू माइट नो कि आई हैव डन LLB आल्सो। सो तो रिड्यूस द वुमेन टू द स्टेटस ऑफ माइनर, इसका मतलब क्या हुआ, इट्स सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड, यानी महिलाओं की देखरेख उनके पति या उनके पिता के पास है, ठीक है, वुमेन का स्टेटस माइनर का। अच्छा, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन 1848, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें उन्होंने ग्रांट की यूनिवर्सल मेल सफरेज। यहां पे देखने वाली बात क्या है कि वुमेन अभी तक इंक्लूड नहीं की गई, इवन 1848 तक। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वुमेन ने जो है हर रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया, फ्रेंच रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स छापे, पुरुषों के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई, लेकिन समाज ने जो है वंचित रखा। आपको पता ही होगा कि कल रिसेंटली जो है वुमेन रिजर्वेशन बिल जो कि पार्लियामेंट में पास होना था वो फेल हो गया, वो पास नहीं हो पाया। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के लिए। खैर, तो यहां पे देखते हैं कि फरवरी रेवोल्यूशन में यूनिवर्सल मेल सफरेज दी गई, घोषणा की गई। 1920 सेंचुरी में जाके वुमेन और जो नॉन प्रॉपर्टीड मैन थे, जिनके पास संपत्ति नहीं थी, दे ऑर्गेनाइज द ओपोजिशन मूवमेंट डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, कि हमें भी जो है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, राजनीतिक अधिकार दिए जाएं। तो बेसिक पर्पस ये बताना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल लिबरलिज्म का बेसिक पर्पस क्या है, कि इसको किस आइडिया के साथ जोड़ा जाए, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। क्योंकि अगर आप सभी को राजनीतिक अधिकार दोगे, यानी राजनीति में बोलने का, वोट करने का, ठीक है, असेंबली में पार्टिसिपेट करने का, लोकसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का सभी को अधिकार दोगे, तो होगा क्या इससे? सभी लोगों में डिस्क्रिमिनेशन की भावना खत्म होगी, यूनिटी की भावना आएगी। जब यूनिटी की भावना आएगी तो देश जो है और मजबूत होगा, यानी नेशनलिज्म की भावना जो है और अच्छी तरह से खिलकर आएगी। तो एक क्विक फैक्ट है आपके लिए कि वुमेन को जो है पॉलिटिकल राइट्स कब मिले यूरोप में, 1906 और 1970s के अराउंड। और फिनलैंड जो था पहला यूरोपियन कंट्री था जहां पे महिलाओं को अधिकार मिला वोट देने का, 1906 में।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब भारत आजाद हुआ था यानी 1947 में, उस समय ऐसा नहीं सोचा गया कि महिलाओं को नहीं देने अधिकार। महिलाओं को बिना सोचे समझे, बिना इस पे विचार किए, महिलाओं को शुरू से ही हमने जो है वोट का अधिकार दिया। तो ये बड़ी अच्छी बात है भारत के, इंडिया के कंटेक्स्ट में। अब जैसा मैंने बताया था कि लिबरलिज्म की जो है दो ब्रांचेस हैं। पॉलिटिकल लिबरलिज्म हम डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड है इकोनॉमिक लिबरलिज्म। इकोनॉमिक लिबरलिज्म का मतलब क्या है? फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, कि मार्केट्स में आजादी होनी चाहिए। जैसा हमने देखा ना कि पीछे हमने पढ़ा था गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थी, तो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस जो है नहीं होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है? अबॉलिशन ऑफ स्टेट इंपोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, कि एक नेशन या नेशन के अंदर ही छोटे छोटे जो क्षेत्र हैं वो किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं, सामान जो है इधर उधर आराम से आ जाना चाहिए, ठीक है, किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन ना हो। जैसा हमने नेपोलियन कोड में पढ़ा था कि नेपोलियन ने क्या किया था, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और जो मेनोरियल ड्यूज थे उनको अबॉलिश कर दिया था, और क्या ऑप्ट किया था? यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर। इसको पढ़ेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर क्या है। देखिए आपकी जानकारी के लिए समझाएं। देखिए अब आज की तारीख में अगर लेंथ हमने मापनी हो, हम लोग मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, ये सब यूज करते हैं, ठीक है, और ये सब किसके अंदर आते हैं? मैट्रिक सिस्टम के अंदर आते हैं। लेकिन पहले उस समय मैट्रिक सिस्टम नहीं था, तो लोग मापते कैसे थे, लेंथ कैसे मापते थे? आपकी जानकारी के लिए बता दें, एल्बो से फिंगर टिप तक, एल्बो से फिंगर टिप तक। और यूनिट क्या होता था उसका? एलए। याद रखेंगे, पेपर में पूछा गया कि यूनिट ऑफ लेंथ किसको बोलते थे? यूनिट ऑफ लेंथ क्या था? एलए था। जैसे आज हम करते हैं ना मीटर सेंटीमीटर, तो उस समय एलए था, ठीक है। और एलए कहां से कहां तक था? एल्बो से फिंगर टिप। अब इसमें दिक्कत क्या थी कि हर एक की बाजू का साइज अलग अलग होगा, जाहिर सी बात है। तो जिससे दिक्कत आएगी, जिससे कपड़े की नपाई जो है वो किसी जगह अलग होगी, किसी जगह अलग होगी। जैसा कि लिखा हुआ है, इट्स अ ट्रेडिशनल यूनिट यूज्ड टू मेजर क्लॉथ इन द जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स, डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन। अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता था। क्यों? क्योंकि डिफरेंट रूलर्स और डिफरेंट मर्चेंट्स हैव डिफरेंट आर्म साइज, सभी की बाजू का साइज जो है वो अलग अलग होता था। तो एलए जो था वो क्या था? इट्स एन ऑब्स्टेकल, एक रुकावट थी। किसमें? इकोनॉमिक एक्सचेंज में। एग्जाम्पल बता देते हैं आपको, जैसे कि यहां पे लिखा भी हुआ है कि भैया अगर क्लोथ को मेजर करना हो तो एलए जो था वो अलग अलग जगह पे अलग अलग था। जैसे कि फ्रैंकफर्ट में इट इज 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ, मेन्स में 55.1, न्यूरमबर्ग में 65.6, फ्रेबर्ग में 53.5। अब बंदा तो परेशान होगा कि भाई साहब वहां के राजा ने इतनी बड़ी साड़ी दी है और तुम्हारे राजा के वहां से देश से आए हैं तो छोटी साड़ी होगी, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी ना। और दूसरी चीज क्या कह रहे हैं कि नेपोलियन ने जब एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए थे तो उसमें जर्मनी में जो है उसने जर्मनी को जो है डिवाइड कर दिया था 39 स्टेट्स में। याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक चीज याद रखना कि जो भी पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं डार्क रेड से, मतलब कि वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इन्हीं पॉइंट्स को मॉडिफाई करके जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ईच ऑफ दीज स्टेट्स हैव देयर ओन करेंसी। जर्मनी की हर छोटी स्टेट की अपनी करेंसी थी, अपने ही वेट्स एंड मेजर थे। आपको पता होगा कि टैक्स जो है वो वजन के ऊपर लगता है या मेजरमेंट से, है ना। जैसे आपको बता दें कि सिगरेट्स जो रहती हैं हमारी, सिगरेट्स के ऊपर जो टैक्स जो है वो लेंथ नाप के होता है, ठीक है। तो कह रहा है अ मर्चेंट ट्रेवलिंग फ्रॉम इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरमबर्ग, जर्मनी में कोई भी व्यापारी अगर हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग आता था, हैम्बर्ग से लेकर न्यूरमबर्ग तक अगर उससे जाना है तो उसको जो है 11 बार टैक्स देना पड़ेगा भैया, 11 बार कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। और हर बार कितने परसेंट देनी पड़ती थी? 5% देनी पड़ती थी, 5% टैक्स उसको पे करना पड़ता था। जैसा कि लिखा हुआ है, he has to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty, यानी उसको टैक्स देना पड़ता था कितना? 5% at each one of them, and duties often levied according to the weight or measurement of the good।
और टैक्स कैसे लगाया जाता? या तो वजन के आधार पे या मेजर करके, और मेजरमेंट का तरीका क्या था मैंने आपको बताया, एलए। और एलए जो था हर एक राज्य का जो था वो अलग अलग था, तो यहीं पे दिक्कत आ रही थी। इसलिए ये इस तरह की चीजों को हम क्या कहते हैं, इस तरह के टैक्स को हम क्या कहते हैं, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज। और ये इंटरनल कस्टम ड्यूटीज जो है क्या कर दी गई, अबॉलिश कर दी गई। इसी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक लिबरलिज्म। गॉट इट? आगे चलते हैं। तो जैसे ही जर्मनी के लोग बड़े परेशान थे, मैंने बताया कि ये इस चीज में दिक्कत आ रही थी, तो 1834 में जर्मनी वासियों ने एक कस्टम यूनियन बनाई जिसका नाम था जुल्वरिन। हमने ध्यान पे रखना है ये वर्ड जुल्वरिन। 19th सेंचुरी कोलिशन लेड बाय प्रशिया स्टार्टिंग इन 1834। और इन्होंने क्या मेजर ऑप्ट किए? पहला, टू अबॉलिश इंटरनल टैरिफ। टैरिफ का मतलब यहां पे टैक्स है। जैसे अभी बताया ना, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग तक आते आते 11 कस्टम ड्यूटीज पे करनी पड़ती थी, और हर राज्य में 5%। तो कह रहे हैं कि इंटरनल टैरिफ यानी इंटरनल टैक्स जो है अबॉलिश कर दिया गया। सेकंड, स्टैंडर्डाइज ट्रेड। ट्रेड जो है, व्यापार जो है, स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। तीसरा, फोस्टर इकोनॉमिक यूनिटी, ताकि आर्थिक एकता जो है उसको बढ़ावा मिल सके। इट लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर जर्मन यूनिफिकेशन, और इससे जर्मन में जो है यूनिटी की भावना आई। ठीक है, तो न्यू कमर्शियल क्लास आर्ग्यूड फॉर क्रिएशन ऑफ अ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, ताकि क्या बनाई जा सके, एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बनाई जा सके। गॉट इट? ये हम ध्यान पे रखेंगे। तो यहां पे वर्ड जो था वो वुल्वरिन नहीं है भैया, ध्यान रखेंगे, ये है जुल्वरिन। ठीक है, कस्टम यूनियन मेड बाय द जर्मन कन्फेडरेशन लेड बाय प्रशिया 1834। ईयर ध्यान पे रखेंगे भैया। आगे चलते हैं। हाँ, मैं बता रहा था कि मैट्रिक सिस्टम उस समय नहीं था, ये आपकी वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए लिखा हुआ है। 1872 में जो है मैट्रिक सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, 1872 में जाकर, जो आज आप पढ़ते हो सेंटीमीटर मीटर। तो यहां पे दोबारा से इसी को समअप किया हुआ है। पॉलिटिकल लिबरलिज्म का मतलब क्या है और इकोनॉमिक लिबरलिज्म का मतलब क्या है। पॉलिटिकल लिबरलिज्म, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, एंड ऑफ क्लरिकल प्रिविलेजेस विच दे गेन बाय देयर बर्थ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी राइट टू प्रॉपर्टी। इकोनॉमिक लिबरलिज्म का मतलब है फ्रीडम ऑफ मार्केट, किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। लास्ट है अबॉलिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। ठीक है, ये हम लोगों ने जो है समअप कर दिया इसको। अब देखते हैं हम लोग राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन बोनापार्टे हमने पढ़ा कि 1804 में एम्परर बने। 1804 में उन्होंने सिविल कोड लेकर आए। राइज तो इनका बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन फॉल क्यों हुआ वो भी हमने डिस्कस किया था कि 3 कारण थे। कि नेपोलियन ने टैक्सेस लगा दिए थे, उन्होंने जबरदस्ती जो है सेना में भर्ती कराया था लोगों को, ठीक है, और तीसरा क्या किया था, सेंसरशिप लगा दी थी, यानी उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। तो ये पूरा समअप किया हुआ है नेपोलियन का, किस तरह से राइज हुआ, किस तरह से फॉल हुआ। तो 1789 में नेपोलियन जो है फ्रेंच आर्मी में उनको बड़े रैंक पे ओहदा मिला। 1799 यानी जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हुआ, ही सीज द कंट्रोल ऑफ द फ्रेंच गवर्नमेंट। फ्रेंच गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है नेपोलियन के हाथ में आया। 1804 में जो है एम्परर बना, और हमने डिस्कस किया था कि 1804 में ही क्या इंट्रोड्यूस किए नेपोलियन के द्वारा, सिविल कोड, सिविलियंस के लिए कुछ लॉज। और नेपोलियन जो है वॉर के जरिए फ्रांस को एक्सपेंड करना चाहता था, स्पेशली वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में। लेकिन फाइनली जो है 18 जून 1815 को जो है नेपोलियन हार गया। किस बैटल में? बैटल ऑफ वाटरलू। वाटरलू इज अ प्लेस इन बेल्जियम, हमने ध्यान रखना है। ओके, तो नेपोलियन की फोर्सेस को जो है डिफीट किया गया। किसने? रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रशिया और ब्रिटेन, इन चारों ने मिलकर जो है नेपोलियन को हराया। और जिसके बाद जो है नेपोलियन का जो साम्राज्य है वो खत्म हो गया, और जो फ्रांस की डोमिनेशन थी पूरे यूरोप पे वो खत्म हो गई। ये हम लोगों ने कुछ इनके वॉर से रिलेटेड सब चीजें बताई हैं कि लगभग जो है वॉर हुआ तो इसमें कितने सारे लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे। 18 जून 1815 को हुआ ये बैटल, जो है 9 घंटे तक चली, जिसमें नेपोलियन को जो है हार का सामना करना पड़ा। आगे चलते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं
इस बैटल के बाद का रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ वियना 1815। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछी गई है। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ बैटल ऑफ वाटरलू? So, Treaty of Vienna was the result of Battle of Waterloo, which was happened on 18th of June 1815, जिसमें नेपोलियन वर्सेस ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया और प्रशिया। और इस ट्रीटी का पर्पस ये था कि दोबारा से जो है स्टेबिलिटी लाई जाए, दोबारा से जो है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के द्वारा जो चेंजेस लाए गए थे उनको अंडू किया जाए, उनको जो है पुनः स्थापित किया जाए और दोबारा से जो है मोनार्की को रीस्टैब्लिश किया जाए। मोनार्की जैसे फ्रांस में कौन सी मोनार्की थी? बर्बन डायनेस्टी थी, दोबारा से उसको स्थापित किया जाए एंड क्रिएट अ बैलेंस ऑफ पावर बाय फोर्टिफाइंग फ्रांस बॉर्डर विद न्यू स्टेट, कि फ्रांस के बॉर्डर पे नए राज्य लगा दिए गए, नई स्टेट्स इमर्ज कर दी गई ताकि फ्रांस जो है फ्यूचर में एक्सपेंड दोबारा ना कर सके। गॉट इट? और ये भी पूछा गया पेपर में कि बैटल ऑफ वाटरलू के बाद दोबारा कौन सा ऑर्डर आया? लिबरल ऑर्डर आया, कंजर्वेटिव ऑर्डर आया, रेवोल्यूशनरी? तो कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव ऑर्डर मतलब जो ट्रेडिशनल मेथड को जो है यानी कि मोनार्की को जो है ऑप्ट करना चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ट्रीटी ऑफ वियना करवाने वाला वो व्यक्ति जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिच, जो कि ऑस्ट्रिया का एक पॉलिटिशियन था, ऑस्ट्रियन स्टेट्समैन था, ये हम लोगों ने ध्यान पे रखना है। इसी ने ये वियना में जो है बैठक करवाई थी जिसको हम कहते हैं कांग्रेस ऑफ वियना। आगे चलते हैं भैया हम लोग। तो ट्रीटी ऑफ वियना के जो है कुछ रिजल्ट हैं जो आपको समअप कर रखे हैं कि बर्बन डायनेस्टी को जो है दोबारा से रिस्टोर कर दिया गया, यानी दोबारा से मोनार्की आ गई, राजा का शासन फिर से आ गया क्योंकि कंजर्वेटिव ऑर्डर आ गया। और कंजर्वेटिव लोग क्या चाहेंगे? कंजर्वेटिव लोग जो हैं वो न्यू मेथड को यानी कि डेमोक्रेसी को ऑप्ट नहीं करेंगे। वो किसको ऑप्ट करेंगे? ट्रेडिशनल मेथड, यानी कि जो कि क्या कहता है, मोनार्की को ऑप्ट करता है। और नई स्टेट्स जो है बना दी गई फ्रांस की बाउंड्रीज पे। रशिया को कुछ न्यू टेरिटरीज मिली, ऑस्ट्रिया को जो है कंट्रोल मिल गया नॉर्दर्न इटली पे। ये पॉइंट ध्यान पे रखेंगे हम लोग, जब इटली डिस्कस करेंगे तब आपको बताएंगे कि नॉर्थ इटली में ऑस्ट्रियन एम्पायर का कितना रोल था, और फिर जब इटली की यूनिफिकेशन हुई फिर किस तरह से ऑस्ट्रियन एम्पायर को वहां से भगा दिया गया, देखेंगे हम लोग। रशिया को जो है पोलैंड का पार्ट दे दिया गया, रशिया को जो है सैक्सोनी का पोर्शन दे दिया गया, और मोनार्की दोबारा से रिस्टोर कर दी गई, और कंजर्वेटिव ऑर्डर डिस्कस कर ही चुके हैं हम लोग, दोबारा से रिस्टोर कर दिया गया। दिस ऑल वाज द रिजल्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना, और यू कैन से बैटल ऑफ वाटरलू। ये सैक्सोनी जर्मनी से ऊपर है ये जगह। ओके, तो कंजर्वेटिव ऑर्डर आफ्टर 1815, आफ्टर 1815 यानी कि आफ्टर द बैटल ऑफ वाटरलू। जैसा मैंने बताया कि कंजर्वेटिव लोग मतलब जिनकी ट्रेडिशनल अप्रोच रहती है, जो कोई न्यू चेंज नहीं लाना चाहते, समाज में जो है इवोल्यूशन नहीं लाना चाहते, वो कह रहे हैं कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, और वो समाज में जो है बदलाव धीरे धीरे लाना चाहते हैं, एकदम से क्विक चेंज नहीं चाहते वो। तो कंजर्वेटिव इनका एम क्या था कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन प्रिजर्व किए जाएं, जैसे कि मोनार्की होगी, चर्च हो गया, सोशल हेरारकीज। हम लोगों ने क्लास 9th का पहला चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसमें हमने पढ़ा था कि फ्रांस में सोशल हेरारकीज थी, 3 एस्टेट थी, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट, और पहली एस्टेट और सेकंड एस्टेट को कुछ प्रिविलेजेस मिली हुई थी बर्थ से। तो उन्होंने बोला कि वही सोशल हायरार्की दोबारा से पुनः स्थापित की जाए। लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया, फ्यूडल सिस्टम जो कि किसके ऊपर बेस्ड था? लैंड ऑनरशिप के ऊपर बेस्ड था, जिसको हिंदी में हम लोग सामंतवाद कहते हैं, ध्यान रखेंगे। तो फॉलोइंग द नेपोलियन डिफीट, जैसे ही नेपोलियन हारा उसके बाद कौन सी गवर्नमेंट आई? कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आई, और जो कि क्या एडवोकेट कर रही है? ग्रेजुअल चेंज, धीरे धीरे चेंज आए, स्टेबिलिटी आए, रिस्टोरेशन ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी सोशल ऑर्डर एंड ऑफन इंप्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट सेंसरशिप टू सप्रेस द लिबरल आइडियाज। वो चाह ही नहीं रहे कि उदार सोच आ सके समाज में, समाज में जो है नेशनलिस्ट आइडियाज आ सके। ठीक है, तो कंजर्वेटिव्स का क्या कहना था? पहला कि दे डू नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। वो क्रिटिसिज्म को, आलोचना को, डिसेंट को यानी मतभेद को जो है टॉलरेट नहीं करते। भाई कोई हमारे अगर बिलीफ के ऊपर कोई उंगली उठा रहा है तो उसको टॉलरेट नहीं करते, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, दे कर्ब द एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो भी तानाशाही सरकार थी,
अगर उनकी वैधता पे कोई क्वेश्चन कर रहा है, ये इस तरह की एक्टिविटीज पे रोक लगाते थे। थर्ड पॉइंट, दे इम्पोज सेंसरशिप लॉ, सेंसरशिप लगा दी जाती थी, रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती थी न्यूज़पेपर पे, बुक्स पे, प्लेस पे, गानों पे, कि कोई भी जो है अपनी बात ना रखे, कि किसी भी तरह से लिबरल आइडियाज जो है समाज में ना फैल सके। तो ये थी कंजर्वेटिज्म ऑर्डर आफ्टर 1815। तो जैसा कि लिखा भी हुआ है दैट इश्यूज टेकन बाय द लिबरल्स आफ्टर द कंजर्वेटिव ऑर्डर, द मेन इशू वाज फ्रीडम ऑफ प्रेस। लिबरल्स क्या चाह रहे थे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। वो कहते हैं कि जब आप जो है प्रेम से कब किसी से आग्रह करो और फिर वो सामने वाला अगर आपकी बात ना माने, तो उस केस में क्या होता है, फिर व्यक्ति जो है आंदोलनकारी बन जाता है, फिर जो है वो बगावत करता है। ठीक है, और यहां पे भी वही हुआ। 1815 में जब लिबरल्स को लगा कि यार हमें तो ये लोग दबा रहे हैं, तो लिबरल ने कहा कि यार दूसरा रास्ता जो है ऑप्ट करना चाहिए, भाई प्यार से बात तो बन नहीं रही, अब कुछ बगावत करनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटीज जो है बनाई यूरोप में, और वहां पे जो है वो लोगों को ट्रेन कर रहे थे, ट्रेन द रेवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज, ताकि वो किसको अपोज कर सकें, मोनार्की को अपोज कर सकें। एंड दे फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। और उसमें एग्जाम्पल है किसका, ज्यूसिपे मजीनी का, जो कि कहां के थे, इटली के थे। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, रेवोल्यूशनरी, इटालियन रेवोल्यूशनरी, ज्यूसिपे मजीनी। ये हम ध्यान रखेंगे, ये ज्यूसिपे मजीनी है। इनको याद रखने का तरीका है कि आगे से आप देख सकते हैं, यहाँ चोकटा जो है थोड़ा सा खाली है, जुओं ने जो है सिप सिप करके आगे के बाल ले लिया, तो उनका नाम पड़ा ज्यूसिपे मजीनी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट। 24 साल उम्र थी सिर्फ इनकी, इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, और इन्होंने, ही वॉज द मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बनरी। जो भी पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं रेड से, आप भी उन्हें हाईलाइट कीजिए। इन्होंने जो है 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। सबसे पहली यंग इटली, जो कि कहां बनाई, मर्सेलिस में। ये इस बार जो है बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है भैया, ध्यान रखेंगे। दूसरी सीक्रेट सोसाइटी बनाई यंग यूरोप, जो कि कहां बनाई, बर्नी में। तो ज्यूसिपे मजीनी जो है शुरू से ही मोनार्की को अपोज करते थे। इनका यह कहना था कि नेशंस आर फॉर्म्ड बाय शेयर्ड कल्चर एंड हिस्ट्री, कि जो भी राष्ट्र है वो अपना कल्चर और इतिहास जो है शेयर करते हैं और इसी से राष्ट्र बनता है। दूसरा पॉइंट क्या कहना था इनका, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया बकायदा यही स्टेटमेंट। इनका ये कहना था दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, कि राष्ट्र जो है ये भगवान के द्वारा इंसानों के लिए बनाया गया है। तो हु द हेल आर यू टू पुट रिस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट है हिज ओपोजिशन टू मोनार्की एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव। उनके इस विजन ने, मोनार्की को जो अपोज कर रहे थे, इस विजन ने जो है किसको डरा दिया, कंजर्वेटिव्स को डरा दिया। क्योंकि कंजर्वेटिव क्या चाह रहे थे, दोबारा से मोनार्की आ जाए। ज्यूसिपे मजीनी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। और भैया ये क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां पे जो है ड्यूक मेटरनिच है जो ऑस्ट्रिया के स्टेट्समैन है, और यहां पे ज्यूसिपे मजीनी। तो ये स्टेटमेंट याद करने के लिए, तो ड्यूक मेटरनिच क्या बोल रहे हैं कि भाई ये बंदा मजीनी जो है खतरनाक है समाज के लिए। तो आगे से मजीनी साहब कह रहे हैं कि कोई ना लाडले, हमारा टाइम आने दे। तो आपको ये स्टेटमेंट का अंग्रेजी वर्जन जो आपके पेपर में पूछा गया है कि मेटरनिच ने पूछा गया है कि किसको कहा था कि ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर, समाज के लिए बंदा खतरनाक है, किसके लिए कहा गया था। द आंसर इज ज्यूसिपे मजीनी। ध्यान पे रखेंगे, ज्यूसेप मजीनी। और ये हैं हमारे ड्यूक मेटरनिच भैया, इनके द्वारा ये लाइन पेपर में पूछी गई है। ये लाइन क्या है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। फ्रांस को जब छींक आती है तो पूरे यूरोप को जो है जुकाम चढ़ जाता है भैया। क्या मतलब है, ये एक मेटाफर है। और इसका मतलब क्या है कि फ्रांस में अगर क्रांति होती है तो यूरोप के बाकी देशों में भी क्रांति हो जाती है। फ्रांस में अगर कोई आइडिया आता है तो पूरे यूरोप में भी आइडिया आ जाता है। जैसा कि यहां पे पिक्चर में भी देख सकते हो, फ्रेंच भाषा में जो है ये 3 शब्द लिखे हुए हैं बड़े बड़े इंपॉर्टेंट, लिबर्टे, इगैलिटे, फ्रेटर्निटे। इसका मतलब है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब इसका मतलब समझेंगे, इसका मतलब क्या।
When France sneezes, the rest of the Europe catches cold. This metaphor was stated by ड्यूक मेटरनिच। ड्यूक मेटरनिच वही है जिन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना करवाई थी, ध्यान पे रखना, आफ्टर द बैटल ऑफ वाटरलू। ऑस्ट्रियन स्टेट्समैन। इनका यह कहना था कि अगर कोई भी पॉलिटिकल या सोशल इवेंट होता है फ्रांस में, इसका सिग्निफिकेंट और रिपल इफेक्ट होता है। रिपल इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, रिपल इफेक्ट होता है पूरे यूरोप में। रिपल इफेक्ट समझते हैं? जैसे मान लो पानी है, पानी में अगर हम कुछ ऐसे गिरेंगे तो इस तरह से जो है आसपास वो बन जाएगा, पानी का एक सर्कल सा बन जाएगा, उसको रिपल इफेक्ट कहते हैं। यानी कि फ्रांस में अगर कुछ हुआ तो पूरे यूरोप में वो धीरे धीरे करके फैल जाएगा, ठीक है, रिपल इफेक्ट। तो पॉलिटिकल और सोशल इवेंट जो फ्रांस में हो रहा है उनका सिग्निफिकेंट रिपल इफेक्ट होता है पूरे यूरोप में। और उन्होंने बताया टू डिस्क्राइब हाउ फ्रांस रेवोल्यूशनरी आइडियाज एंड पॉलिटिकल चेंजेस इन्फ्लुएंस्ड द अदर नेशन, एंड दिस स्टेटमेंट आल्सो हाईलाइट दैट द फ्रांस पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन द कॉन्टिनेंट। उस पूरे कॉन्टिनेंट में, कौन से कॉन्टिनेंट की बात हो रही है? यूरोपियन कॉन्टिनेंट की। पूरे यूरोप में फ्रांस का कितना इंफ्लुएंस है, कितना प्रभावशाली देश है। सजेस्टिंग दैट व्हेन फ्रांस एक्सपीरियंस पॉलिटिकल अपहील, कुछ भी राजनीतिक बदलाव आता है, कुछ भी राजनीतिक क्रांति घटती है वहां पे, अदर यूरोपियन कंट्रीज ऑफन एक्सपीरियंस द सिमिलर अनरेस्ट। तो ये मतलब था, ये पेपर में पूछा गया भैया। आहा, बड़ा जबरदस्त टॉपिक हमारा अगला, रोमांटिसिज्म या फिर रोमांटिक इमेजिनेशन। ये टॉपिक जो है बड़े ध्यान से समझेंगे। इससे पहले जो है थोड़ा सा जलपान कर लेते हैं। आप लोग भी जो है जलपान करें थोड़ा सा, रील स्क्रॉल ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि रील स्क्रॉल करेंगे तो आप कहीं ना कहीं टॉपिक से डेविएट हो जाएंगे। रोमांटिसिज्म और रोमांटिक इमेजिनेशन, इसको समझ लें पहले, फिर जो है हम लोग जो लिखा हुआ है, जो किताबी बातें लिखी हुई उस पर जाएंगे। देखो, रोमांस को अगर हम आसान भाषा में, सरल भाषा में, लव या फिर प्रेम, प्रेम में जो है साइंस नहीं काम आती, लॉजिक नहीं काम आता, क्वेश्चनिंग नहीं काम आती, सवाल जवाब नहीं काम आते। उदाहरण के तौर पे, अब छोटा बच्चा रो रहा है, लेकिन मां को पता है कि बच्चे को क्या चाहिए, खाना चाहिए, दूध पीना है, या इसके पेट में कोई दिक्कत है, मां को सब पता है। और मां जो है उसकी भाषा जानती है, और साइंस उस भाषा को नहीं जान सकती, क्योंकि बुद्धि का विषय नहीं है, ये प्रेम का विषय। तो प्रेम में साइंस नहीं रहती, लॉजिक नहीं रहता, क्वेश्चन नहीं रहता, तो प्रेम में क्या रहेंगी? फीलिंग्स रहेंगी। प्रेम में क्या रहेंगी? इमेजिनेशन रहेंगे। प्रेम में क्या रहेंगे? इमोशंस रहेंगे। और प्रेम में क्या रहेगा? मिस्टिसिज्म। और सबसे इंपॉर्टेंट, लव फॉर द नेचर, प्रकृति के लिए प्रेम। तभी आपने देखा होगा कि प्रेमी जोड़े जो हैं, जब वो मिलते हैं एक दूसरे को जो है फूल देते हैं। फूल हूं गुलाब का, चमेली का मत समझना। नेचर। ग्लोरिफिकेशन ऑफ पास्ट, फोकलोर एंड ट्रेडिशन। यहां पे रोमांटिसिज्म का एंगल जो डाइवर्ट किया गया है वो राष्ट्र के लिए किया गया है। राष्ट्र के लिए प्रेम जो है कैसे जगाया जाए। वहां के उस समय के जो आर्टिस्ट थे, जो कवि थे, उन्होंने ये प्रेम, ये फीलिंग राष्ट्र के प्रति किस तरह से जगाया, उसी को हम क्या कह रहे हैं? रोमांटिसिज्म या रोमांटिक इमेजिनेशन। अब प्रेम कैसे जागता है? आपने देखा होगा किसी भी रोमांटिक मूवी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उस फिल्म के गाने, उसका म्यूजिक और उसकी कहानी, जो कि रोमांटिक होनी चाहिए। तो जो भी रोमांटिक मोमेंट थी उसमें इन्होंने किस पे इंफेसाइज किया? इन वर्ड्स पे ध्यान रखेंगे, इमोशंस पे, इमेजिनेशन पे, इंट्यूशन पे। दे सेलिब्रेट द डाइवर्सिटी, यूनिकनेस एंड ब्यूटी। दे ग्लोरीफाइंग द पास्ट, लेजेंड्स एंड मिथ। जैसे कि राष्ट्र प्रेम के लिए कई बार जो है, जो भी आंदोलनकारी हुए हमारे देश में, जैसे कि भगत सिंह हुए, या अगर उनसे पहले चले जाएं शिवाजी महाराज हुए, अशोका द ग्रेट हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, तो इन सभी लेजेंड्स को ग्लोरीफाई किया जाता है ताकि राष्ट्र प्रेम जागे लोगों में, ठीक है। दे आइडियलाइजिंग द हीरोज, मार्टियर, शहीद, रिबेल्स, जो बागी लोग होते हैं,
एंड इंस्पायरिंग द पीपल टू लव एंड रिस्पेक्ट फॉर देयर नेशन, ताकि लोगों में प्रेम भावना जाग सके किसके प्रति, राष्ट्र के प्रति। यही जो है मेन मकसद था रोमांटिक मूवमेंट का या रोमांटिसिज्म का। जैसा कि लिखा हुआ है, इट वॉज अ कल्चरल एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट दैट sought टू डेवलप अ शेयर्ड कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द पीपल इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन रीजन। देखो बात आ गई ना, रीजन पे फोकस नहीं कर रहे, साइंस पे फोकस नहीं कर रहे, ये किस पे, रोमन के आर्टिस्ट किस पे स्ट्रेस कर रहे हैं, फीलिंग्स एंड इमोशन, इमेजिनेशन, मिस्टिसिज्म, लव फॉर द नेचर, ग्लोरिफिकेशन ऑफ पास्ट, फोकलोर यानी लोक कथाएं, एंड ट्रेडिशन, पुराने ट्रेडिशन। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में और आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी है कि रोमांटिसिज्म जो है किस तरह से नेशनलिज्म को बढ़ावा देगा। देखिए जैसा बताया कि जो भी रोमांटिक राइटर्स थे, पोइट्स थे, म्यूजिशियन थे, पेंटर्स थे, उन्होंने एक नेशनल स्पिरिट जगाई लोगों में। किस तरह से, पहला, दे ग्लोरीफाइंग द फोक कल्चर, जो भी हमारी पुरानी संस्कृति थी, जो भी यूरोप की पुरानी संस्कृति थी, उसको ग्लोरीफाई करना शुरू किया। कैसे, they collected and revived the folk songs, folk tales, folk dances, local tradition. These elements help the people feel that they shared a common cultural heritage even if they are politically divided. भले ही वो राजनीतिक रूप से अलग अलग हों, लेकिन फिर भी जो है ये लोग क्या शेयर कर रहे हैं, कॉमन कल्चरल हेरिटेज। सेकेंड पॉइंट है, दे एम्फेसाइज ऑन नेशनल लैंग्वेज। याद रखना भाषा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपको जोड़ने में। आप यहां से कनाडा जाएं तो आप जो है, या यूएस जाएं, कहीं किसी भी दूसरे देश में जाएं भारत के अलावा, तो आप जो है जैसे ही आपको वहां पे कोई अजनबी नजर आएगा, कोई भारतीय नजर आएगा और आपकी भाषा बोल रहा है, हिंदी भाषा बोल रहा है, तो आपको लगेगा अरे यार ये अपना है। यानी भाषा जोड़ने का काम करती है। तभी जो है हमारे देश में राष्ट्रभाषा हालांकि अभी तक ऑप्ट नहीं की गई, हैरानी की बात है, लोग सोचते हैं कि हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा अभी तक ऑप्ट ही नहीं की गई, क्योंकि पर्पस क्या था, शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर से आ रहे थे कि अगर एक भाषा होगी तो लोगों में यूनिटी की भावना आएगी, लेकिन अफसोस अभी तक नहीं हो पाई। खैर, लेकिन वो लोग समझ गए थे, यूरोप के लोग समझ गए थे कि एक राष्ट्रभाषा ऑप्ट करनी पड़ेगी, ताकि उन्हें जो है प्राउड फील हो अपनी भाषा में। हमें ना ढंग से हिंदी आ पा रही है, ना ढंग से अंग्रेजी बोल पा रहे हैं। एज लैंग्वेज हेल्प टू यूनिफाई द नेशन, की भाषा जो है राष्ट्र को जोड़े। रिवाइवल ऑफ द पास्ट, बार बार इतिहास के पन्नों को देखा जाए। इतिहास क्यों पढ़ते हैं, ताकि लोगों में भावना है, यार हमारे आंदोलनकारियों ने क्या किया, महात्मा गांधी ने क्या किया, भगत सिंह ने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया। तो ये लोग क्या सेलिब्रेट करते थे, हिस्ट्री, एंशिएंट कल्चर, ट्रेडिशन, ताकि लोगों में सेंस ऑफ नेशनल प्राइड है। एग्जाम्पल दिया हुआ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रिम ब्रदर्स। पूछ लिया जाएगा ग्रिम ब्रदर्स कहां के थे, जर्मनी। इन्होंने जर्मनी के जितने भी बुजुर्ग लोग थे उन सभी से लोक कथाएं इकट्ठी की और इन्होंने जो है एक किताब में पिरो दी, ग्रिम ब्रदर्स ने, जो कि जर्मनी के थे। ये दोनों भाई हैं भैया, ग्रिम ब्रदर्स, ठीक है। ग्रिम फेरी टेल्स, आपको अमेजोन पे भी लिंक मिल जाएगा इस किताब का। और दूसरे हैं कैरोल कोरपिंस्की, जो कि पोलैंड के थे, पोलिश कंपोजर। पोलिश में यानी पोलैंड की भाषा, पोलिश में जो है इन्होंने कंपोज किया म्यूजिक, ओपेराज यूज किए, ताकि रशियन डोमिनेशन के अगेंस्ट जो है ये अपने संघर्ष को जारी रख सके। ये है कैरोल कोरपिंस्की, जो कि पोलिश कंपोजर थे, बाजा बजा रहे हैं, देख सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट है हमारा हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्ट, पॉपुलर रिवोल्ट। तो ये ध्यान पे रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। 1830s में क्या हुआ, यूरोप में जो है इकोनॉमिक हार्डशिप आई। इकोनॉमिक हार्डशिप आने के क्या कारण थे, पहला, जनसंख्या बढ़ी। जनसंख्या बढ़ी तो जॉब ढूंढने वालों की तादाद बढ़ी, जॉब सीकर्स बढ़े। और जॉब सीकर्स क्या करते हैं कि वो माइग्रेट होना शुरू करते हैं रूरल एरिया से अर्बन एरिया, है ना। जैसे आप लोग जो है मुस्तफाबाद से यमुनानगर जाओ, यहां एक्सेप्शनल केस है। स्मॉल प्रोड्यूसर जो है यूरोप के, वो जो है स्टिफ कंपटीशन, स्टिफ का मतलब है सख्त, एकदम सख्त कंपटीशन फेस कर रहे थे। क्यों, बिकॉज ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड से जो है मशीनी बने हुए सस्ता सामान जो है इंपोर्ट किया जा रहा था। तो वहां के लोग जो हाथ से बना रहे हैं वो भाई साहब कहां से कंपीट कर पाएंगे। और बैड हार्वेस्ट की वजह से क्या हुआ, फूड प्राइसेस बढ़े, और जिस वजह से क्या हो गया, वाइड स्प्रेड पॉपरिज्म। पॉपरिज्म का मतलब होता है गरीबी।
गरीबी, या अंग्रेजी में, हिंदी में एक और शब्द होता है, इसको कहते हैं मुफलिसी। ये मुफलिसी नहीं है, मुफलिसी है। ओके। और 1845 में जो है सिलेसियन वीवर्स अपराइजिंग, ये हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। और हुआ क्या, 1848 जो कि फेब्रुअरी रेवोल्यूशन का टाइम है, इट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स, बैरिकेड इरेक्टेड, उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए, और लुई फिलिप जो है वो भाग खड़ा हुआ, जो राजा था। और फिर फाइनली क्या हुआ, नेशनल असेंबली ने जो है घोषित कर लिया अपने आप को रिपब्लिक। और उन्होंने क्या दिया, सबसे पहला सफरेज। सफरेज मींस राइट टू वोट, सभी मेल्स को, यहां पे ध्यान रखेंगे, यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है, महिलाओं को अभी तक अधिकार नहीं मिला वोट देने का, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहां पे एज भी ध्यान पे रखेंगे, 21 साल उम्र थी, जैसे हमारे यहां पे जो है 18 साल है, उस समय 21 साल थी यहां पे। नॉट यूनिवर्सल सफरेज, यूनिवर्सल सफरेज नहीं दी गई। दूसरा क्या है, राइट टू वर्क, वर्क देने का जो है अधिकार दिया गया। यहां पे लड़ाई इसलिए हुई थी क्योंकि लोगों को काम नहीं मिल रहा था, राइट टू वर्क। और तीसरा पॉइंट है नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए नेशनल वर्कशॉप। आपको बता दें कि राइट टू वर्क जो है हमारे देश में एक बकायदा एक कानून है 2005 में, मनरेगा एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट, जो कि आपकी पॉलिटी में आएगा, तब हम डिस्कस करेंगे वहां पे राइट टू वर्क जो हमें देता है। तो यहां पे हम लोग आपको बताने जा रहे थे सिलेसियन वीवर्स अपराइजिंग क्या है 1845 की। देखिए मैं आपको बताएं यहां से पहले, फिर समझाते हैं अंग्रेजी में। भैया सिलेसिया नाम का एक रीजन है, एरिया है, कहां पे है, पोलैंड में। अब होता क्या है कि यहां के जो ये वीवर्स हैं, वीवर्स माने बुनकर, ये लोग जो हैं एक कपड़ा बनाते थे लिनन का, आपने सुना होगा लिनन का कपड़ा। अब होता क्या था, इन्होंने देखा कि सिलेसिया में जो है ब्रिटेन का सस्ता कपड़ा जो है आ रहा है, चीप क्लोथ जो है वो आ रहे हैं, सस्ते कपड़े आ रहे हैं और सस्ता था। और इनका जो लिनन का, जो ये हाथ से बनाते थे, ये जो था ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव था। और ये जो था इसकी प्रोडक्शन भी जो थी वो क्या थी, कम थी, क्योंकि हाथ से बनाना पड़ता था इसलिए समय लगता था। और ये जो चीप कपड़ा था ये चीप भी था, प्रोडक्शन भी इसकी ज्यादा थी, और ये जो है इनके कपड़े को कंपीट कर रहा था। और जो कॉन्ट्रैक्टर थे जो लिनन का कपड़ा सिलेसिया के वीवर से बनवाते थे, वो इनको फोर्स कर रहे थे कि आपको जो है ये कपड़ा हमें और सस्ते में देना है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि भाई लोग आप जो है हमारी थोड़ी सी क्या बढ़ा दो, तनख्वाह बढ़ा दो, वेजेस बढ़ा दो। लेकिन सिलेसिया के कॉन्ट्रैक्टर ने मना कर दिया। तो ये बेचारे जो है परेशान हो गए, कह रहे कि भाई साहब इतना सस्ता कपड़ा हम तो ना दे पाएंगे। और वहां पे जो है इन्होंने आंदोलन छेड़ दिया सिलेसिया के कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ, इनके घर के बाहर पहुंच गए। और फिर वहां का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भाग गया। यहां पे आपको बताया भी है, छोटी सी स्टोरी है आपकी एनसीईआरटी के अंदर ही है। पहले ये बता दें कि सिलेसिया के जो लिनन वीवर्स थे ये सफर क्यों कर रहे थे, क्योंकि प्रशिया में फ्री ट्रेड पॉलिसी थी भैया, फ्री ट्रेड पॉलिसी। दूसरा कारण था कि ब्रिटिश कॉम्पिटिटर्स थे जो कि मशीन बेस्ड गुड्स यूज कर रहे थे, जिस वजह से कॉम्पिटिटिवनेस जो थी सिलेसियन लिनन की वो खत्म हो गई थी। फ्री ट्रेड पॉलिसी का मतलब क्या है, आइए समझते हैं थोड़ा सा। मान लो चाइना से जो है इंडिया में एक पेन आ रहा है, लेट्स से कि उसकी कीमत जो है मान लो 1 रुपये, और इंडिया में लोग जो हैं पेन बना रहे हैं जिसकी कीमत है मान लो 10 रुपए। और मोदी जी ने जो है मान लो फ्री ट्रेड पॉलिसी रखी हुई है कि इंडिया में फ्री ट्रेड पॉलिसी है, यानी कि आपका सामान, यानी चाइना का सामान अगर भारत में आएगा बिकने के लिए, मार्केट में आएगा, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब जाहिर सी बात है लोग कौन सा ऑप्ट करेंगे, चाइना का ही ऑप्ट करेंगे, क्योंकि चाइना का सस्ता है। और अगर ये फ्री ट्रेड पॉलिसी ना हो, यानी अगर मोदी जी टैक्स लगाएं, लेट्स से मोदी जी देखें कि यार इंडिया वाले लोग तो 10 रुपए का पेन बना रहे हैं, चाइना का 1 रुपए का है, एक काम करता हूं इसके ऊपर जो है मैं 9 रुपए का क्या लगा देता हूं, टैक्स लगा देता हूं, यानी अब इसकी कीमत भी कितनी होगी, 10 रुपए। अब लोगों को चूज करना है कि कौन सा बेटर है, दोनों की कीमत सेम कर दी, समझा। लेकिन वो कह रहा है कि उस समय प्रशिया ने फ्री ट्रेड पॉलिसी करी हुई थी कि बाहर से गुड्स आ जा रहे थे, कोई भी टैक्स नहीं लगता था, इस वजह से वो लिनन, सिलेसिया के लिनन को कंपीट कर रहे थे। और दूसरा क्या था कि ब्रिटिश कॉम्पिटिटर जो है, जो कि मशीन यूज कर रहे थे, उनका कपड़ा सस्ता था, इस वजह से सिलेसियन लिनन की डिमांड जो है मार्केट में कम होने लगी। तो हुआ क्या, 4 जून को 2 बजे जो है कुछ वीवर्स का जो क्राउड है वो कॉन्ट्रैक्टर के घर के बाहर पहुंचा। इन्होंने क्या किया, उनकी खिड़कियां तोड़ दी, फर्नीचर तोड़ दिया और उनके स्टोर हाउस को तोड़ दिया।
और फिर क्या हुआ, ये जो कॉन्ट्रैक्टर था ये भाग गया, और ये भागा तो इसने जो है किसको कंसल्ट किया, आर्मी को, और आर्मी ने क्या किया, 11 वीवर्स को जो है मार दिया। यहीं से शुरू हुई सिलेसियन वीवर्स, इसी को हम कहते हैं सिलेसियन वीवर्स अपराइजिंग 1845 में। ठीक है, ध्यान पे रखेंगे, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, सिलेसिया रीजन है पोलैंड में। ठीक है, ध्यान पे रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन 1848, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही वो रेवोल्यूशन है जो फ्रांस में हुआ, जिसके बाद नेशन का आइडिया इमर्ज हुआ। ठीक है, ध्यान पे रखेंगे। और रेवोल्यूशन हमेशा पढ़े लिखे लोग जो हैं वही लाते हैं, यानी जो लिबरल आइडियाज जिनके पास होते हैं। तो ये फेब्रुअरी रेवोल्यूशन का रिजल्ट क्या हुआ, पहला पॉइंट, एब्डिकेशन ऑफ मोनार्क। एब्डिकेशन का मतलब होता है त्यागना, कि राजा ने अपनी गद्दी त्याग दी। कौन से राजा ने, किंग लुई फिलिप ने। दूसरा, अबॉलिशन ऑफ मोनार्की, मोनार्की भी अबॉलिश कर दी गई। तीसरा, यूनिवर्सल मेल सफरेज, सभी पुरुषों को अधिकार है किसका, राइट टू वोट। और यही आइडिया जो है दूसरे देशों में भी फैल गया, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जो अभी तक नेशन नहीं बने थे। और फाइनली क्या हुआ कि जो लिबरल मिडिल क्लास थी उन्होंने क्या डिमांड करना शुरू किया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन, और क्या बने, नेशन स्टेट बने। किसके प्रिंसिपल्स पे, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल। और वो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स क्या है, ध्यान पे रखेंगे। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए, ये प्रेस वो नहीं है कपड़ों वाली प्रेस, प्रेस मतलब सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर वगैरह ये सब। और तीसरा, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन माने संगठन बनाने का अधिकार हो आपको। ठीक है, ध्यान पे रखेंगे, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज बनाने का अधिकार हो। ठीक है, तो ये सब प्रिंसिपल्स जो हैं ये किसका रिजल्ट है, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। इसी के बाद ड्यूक मेटरनिच ने ये लाइन बोली, व्हेन द फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। और फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जर्मनी की तरफ। जर्मनी में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, और ये जो है जो चित्र नजर आ रहा है पार्लियामेंट में, ये है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जर्मनी की। और ये एलिगरी जो नजर आ रही है, जो पुतला नजर आ रहा है, जर्मेनिया का है। आगे चल के हम पढ़ेंगे जर्मेनिया के बारे में। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है क्या, ये समझेंगे। तो हुआ क्या फ्रांस में, फ्रांस में देखिए मोनार्की थी। अब मोनार्की को खत्म करना था, किस तरह से खत्म किया देखेंगे। वो कह रहा है इट वॉज एन, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में, इट वॉज एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली विच वॉज फॉर्म्ड बाय मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल आर्टिसंस बिलोंगिंग टू डिफरेंट जर्मन रीजन्स। जर्मनी के डिफरेंट रीजन से थे, 39 रीजन अलग अलग से थे। और पहली मीटिंग जब इन्होंने बुलाई, ये मीटिंग ध्यान पे रखेंगे किस दिन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट लगी, 18 में 1848, 18 में 1848। कहां पे, सेंट पॉल चर्च, जो कि फ्रैंकफर्ट नाम की जगह, जहां पे 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आए, जो चल रहे थे एक फेस्टिव प्रोसेशन, जैसे त्योहार में जुलूस निकलता है। और जैसे ही फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में वो पहुंचे, इनका पर्पस क्या था, पेपर में पूछा गया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का पर्पस क्या था। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करना था, ड्राफ्ट ऑफ, दे सपोज टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ यूनिफाइड जर्मनी हेडेड बाय मोनार्की। उन्होंने कहा कि राजा तो रहेगा, लेकिन राजा जो है, अब राजा किसके हिसाब से चलेगा, राजा जो है चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। अब ये बात जो थी राजा को मुनासिब नहीं थी, राजा ने मना कर दिया। और राजा कौन था, जैसे कि लिखा हुआ, व्हेन द डिप्टीज ऑफर्ड द क्राउन ऑन दीज टर्म्स, फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ किंग ऑफ प्रशिया, ही रिजेक्टेड इट। कह रहे भाई वार्ड में जाओ, मेरी पावर यार, मैं क्यों अपनी पावर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाऊं। और उसने क्या किया, फ्रेडरिक विल्हेम ने दूसरे राजाओं के साथ मिलकर टीम बना ली, और उन्होंने जो है सभी ने अपोज किया इलेक्टेड असेंबली को। और आखिरी में क्या हुआ, सैनिकों को बुलवाकर उनको धक्के मरवाकर उस पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया, और वो असेंबली ही बैन कर दी। ठीक है, ध्यान पे रखेंगे, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो जब चोट लगती है यहां पे, यानी ईगो पे बात आती है, तो इसके बाद शुरू होता है क्रांति। तो देखेंगे अब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी की यूनिफिकेशन कैसे हुई, ध्यान से देखेंगे। जर्मनी की यूनिफिकेशन हुई वॉर से, जंग से। जैसा मैंने पहले भी बताया कि नेपोलियन कोड जब आया था 1804, नेपोलियन ने क्या किया, जर्मन के एरिया को 39 उसमें जो है स्टेट्स में, कॉन्फेडरेशन में बांट दिया, ताकि उन पे रूल करना जो है आसान हो जाए। ठीक है,
तो जैसा कि लिखा है, जर्मन पीपल डिड नॉट लिव इन अ यूनाइटेड नेशन, जर्मनी वाज पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड इनटू 39 स्टेट्स। 1848 में जो मिडिल क्लास जर्मन थे, उन्होंने ट्राई किया कि जर्मन के अलग अलग एरियाज को जो है यूनाइट किया जा सके, वहां पे इलेक्टेड पार्लियामेंट हो। लेकिन इस लिबरल इनिशिएटिव को सप्रेस कर दिया था किसने? मोनार्की ने। लेकिन इसको सपोर्ट किया था किसने? लार्ज लैंड ऑनर्स ऑफ प्रशिया, जिनको जंकर्स कहते हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, लार्ज लैंड ऑनर्स ऑफ प्रशिया को क्या कहते हैं? जंकर्स कहते हैं। और इसके बाद जो है मूवमेंट शुरू हुई अंडर द लीडरशिप ऑफ ओटो वन बिस्मार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। पेपर में ये भी पूछा जा सकता है, हु वाज कॉल्ड द बिस्मार्क ऑफ इंडिया? द आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ध्यान पे रखना है। और ओटो वन बिस्मार्क, जिसको चीफ आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी कहा जाता है, इन्होंने क्या किया? यूनिफाई करना शुरू किया प्रशिया को, यानी जर्मनी को, विद द हेल्प ऑफ प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। 3 युद्ध हुए 7 सालों में, 7 ईयर्स वॉर भी कहते हैं। किसके साथ हुए? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। और फाइनली जो है प्रशिया की विक्ट्री हुई। प्रशिया माने जर्मनी की बात हो रही है। और जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ। और ये तारीख आपने ध्यान पे रखनी है, 18 जन 1871 को जो है असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हुई प्रिंसेस की। जर्मन स्टेट के आर्मी रिप्रेजेंटेटिव्स आए, इंपॉर्टेंट प्रशियन मिनिस्टर्स आए, ओटो वन बिस्मार्क आए, ये सभी इकट्ठा हुए और इन्होंने जो है नए जर्मन एम्पायर की संरचना की। और पहला यूनिफाइड जर्मन का राजा बनाया किसे? केजर विलियम फर्स्ट को। ये नाम ध्यान पे रखेंगे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज का। स्टेप्स टेकन बाय द जर्मन यूनिफिकेशन, जैसे ही जर्मनी यूनिफाई हुआ 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए। पहला स्टेप, मॉडर्नाइज द करेंसी, करेंसी को मॉडर्नाइज कर दिया। दूसरा स्टेप, करेंसी मॉडर्नाइज, भैया पैसे कहीं पे रखने भी तो होंगे ना, वो पैसे कहां पे रखे? सेकंड पॉइंट, बैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। तीसरा पॉइंट, बैंक में चोरी हो जाएगी तो क्या इंट्रोड्यूस किया? लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम। पैसा, बैंक, लीगल जुडिशियल सिस्टम। ये किसका रिजल्ट है? जर्मन यूनिफिकेशन का रिजल्ट है। ओटो वन बिस्मार्क, इनकी पॉलिसी ध्यान पे रखेंगे, ब्लड एंड आयरन। पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन वाज यूज्ड बाय ओटो वन बिस्मार्क, जिसको कहते हैं वारफेयर एंड फोर्स। तो बताया ही था अभी थोड़ी देर पहले कि 3 युद्ध हुए जो कि 7 साल चले। किस किस के खिलाफ? डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ। और इन्होंने सभी जर्मन स्टेट्स को यूनाइट किया अंडर द प्रशियन रूल। और किंग विलियम फर्स्ट जो है पहले राजा बने 1871 में वर्सेलिस में। अब डिस्कस करते हैं हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ इटली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे ही जर्मनी डिवाइडेड था 39 स्टेट्स में, इटली भी डिवाइडेड था 7 स्टेट्स में। और आप देख सकते हैं यहां पे मैप में भी इटली का जो नॉर्दर्न पार्ट था, यहां पे था हमारा ऑस्ट्रियन एम्पायर। याद रखेंगे, नॉर्थ में था ऑस्ट्रियन एम्पायर, सेंट्रल में था पॉप। यहां पे पॉप का मतलब पापा नहीं है, पॉप का मतलब फादर है, जो चर्च के फादर रहते हैं, पॉप। और जो सदर्न पार्ट था इटली का, ये किसके अंडर था? स्पेनिश रूलर्स के अंदर था। नॉर्थ, सेंट्रल पॉइंट, सदर्न पॉइंट। सिर्फ इटली का ये वाले पॉइंट को अगर छोड़ दें हम, पीडमोंट और सार्डिनिया, इसको सार्डिनिया पीडमोंट कहते हैं। बता दें आपको, पीड का मतलब होता है फुट और मोंट का मतलब होता है माउंटेन, क्योंकि यहां पे पहाड़ हैं, एल्प्स हैं, फ्रांस एल्प्स, तो एल्प्स के पांव में, तो इसलिए इसका नाम पीडमोंट पड़ा। तो सार्डिनिया पीडमोंट इकलौती ऐसी इटली का रीजन था जहां पे इटालियन डायनेस्टी रूल कर रही थी शुरू से। बाद बाकी और कहीं पे भी इटली का रूल नहीं था। अब करना क्या है? बाकी सबको इटली के कंट्रोल में रहना है, यूनिफाई करना है। ठीक है, अब यूनिफाई कैसे किया? और यहां पे लास्ट में ये भी बताया हुआ है कि इटली यूनिफिकेशन वाज स्टार्टेड बाय सार्डिनिया पीडमोंट अंडर इट्स रूलर किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड। नाम ध्यान पे रखेंगे, किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड। ये अभी मैंने बताया आपको, नॉर्थ में ऑस्ट्रियन एम्पायर, सेंट्रल में पॉप हु वाज द हेड ऑफ कैथोलिक चर्च, साउथ में स्पेनिश रूलर्स। सिर्फ सार्डिनिया पीडमोंट ही इकलौता ऐसा रीजन था जहां पे इटालियन डायनेस्टी थी। और यहां पे ये बताया हुआ है कि वहां का जो पीएम था, प्राइम मिनिस्टर था, काउंट कैमिलो दी केवर। इसका नाम ध्यान पे रखेंगे, यानी इटली में राजा भी था और प्राइम मिनिस्टर भी था। ठीक है, ध्यान पे रखेंगे। और लास्ट पॉइंट है
कि ज्यूसिपे मजीनी, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी, दो सीक्रेट सोसाइटी, यंग इटली और यंग यूरोप। शुरुआत कैसे हुई इटली को जोड़ने की? तो ये इटली का खतरनाक बंदा भैया कैवोर, इसने क्या किया, इन्होंने जो है 1859 में फ्रांस के साथ जो है मिलके इन्होंने जो है लोम्बार्डी को कब्जे में लिया। लोम्बार्डी जो कि ऑस्ट्रियन एम्पायर के अंडर था, ठीक है। केवर फॉर्म्ड एन अलायंस विद द फ्रांस एंड डिफीटेड द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859 एंड द रिजल्ट वाज लोम्बार्डी वाज एनेक्स टू द सार्डिनिया पीडमोंट। लोम्बार्डी किसके अंदर आ गया? सार्डिनिया पीडमोंट के अंदर आ गया। 1860 में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्रांतिकारी ज्यूसिपे गैरीबाल्डी भैया ने जो है 1000 लॉन्डो की टीम बनाई, 1000 लड़कों की, लाल कमीजें पहना दी। लाल कमीजें, रेड शर्ट्स भी कहते हैं इनकी ऑर्गेनाइजेशन को, लाल खतरे की निशानी। और दे वॉलंटियर्ड टू फ्री सदर्न इटली। वो सदर्न इटली में गए जहां पे कौन थे? स्पेनिश रूलर थे। और इन्होंने वहां का जो राज्य था जिसको किंगडम ऑफ टू सिकलीस कहते हैं, आइलैंड है बेसिकली, वहां पे जो है इन्होंने लोकल किसानों की हेल्प से जो है जो सदर्न रीजन था, ये आपको मैप में दिखाते हैं, ये रहा किंगडम ऑफ टू सिकलीस, इसको इस पे जो है कब्जा कर लिया गैरीबाल्डी ने 1860 में। लोम्बार्डी पे कब्जा किया था केवर ने 1859 में। याद रखना है भैया, कैमिलो केवर। अब इस पूरी बात को जो है संक्षिप्त में बताया गया है। तो जैसे कि जर्मनी की भी यूनिफिकेशन वॉर से हुई, इटली की भी यूनिफिकेशन वॉर से हुई। बताया था इटली वाज आल्सो अ पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड स्टेट, इट वाज स्कैटर्ड बाय सेवरल डायनेस्टिक स्टेट, इट वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। सिर्फ सार्डिनिया पीडमोंट ही थी जहां पे इटालियन डायनेस्टी शुरू से रूल कर रही थी, बाद बाकी पे दूसरे रूलर्स थे। 1830s में ज्यूसिपे मजीनी ने जो है सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, यंग इटली। और शुरुआत में हालांकि इनको फेलियर हुआ था, मतलब शुरुआत में यूनिफाई करने का प्रयास कर रहे थे किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड, लेकिन यूनिफाई नहीं कर पाए। फाइनली जब केवर ने जो है शुरुआत की तो इन्होंने सबसे पहले ऑस्ट्रियन फोर्सेस को डिफीट किया 1859 में। 1860 में जो है गैरीबाल्डी ने साउथ इटली यानी किंगडम ऑफ टू सिकलीज में गए और वहां पे जो है लोकल पीजेंट्स की मदद से उन्होंने स्पेनिश रूलर्स को भगा दिया। और फाइनली 1861 में जो है इटली यूनिफाई हुआ अंडर द किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड। तो ये हुई यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, आप ध्यान पे रखेंगे। 1859 में पहले लोम्बार्डी आया, लोम्बार्डी बना इटली का पार्ट। 1860 में टस्कैनी, 1860 में देन पेपल स्टेट्स, देन किंगडम ऑफ टू सिकलीज, देन सार्डिनिया पीडमोंट और लास्ट में वेनिशिया। यानी 1861 तक लगभग जो है इटली की यूनिफिकेशन होगी थी। और ये यूनिफिकेशन के बाद लास्ट में वेनिशिया भी जो है इटली के कंट्रोल में आ गया, यूनिफाई हो गया। अब देखते हैं विजुअलाइजिंग द नेशन। अब इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं कि भैया नेशन को विजुअलाइज कैसे करें। अब नेशन, जैसे शुरुआत में चैप्टर का नाम ही यही है, आइडिया ऑफ अ नेशन। नेशन एक्चुअल में एग्जिस्ट थोड़ी करता है, लेकिन नेशन को जो है एक कंक्रीट फॉर्म दी गई। और वो कैसे दी गई वो देखते हैं अब। आइए, नेशन को विजुअलाइज कैसे किया जाए। एक्चुअल में कहीं नेशन एग्जिस्ट थोड़ी करता है कि इंडिया ये है, इंडिया को हाथ लगा के आगे, ऐसा थोड़ी है, या फ्रांस ये है या जर्मनी ये है। तो नेशन को विजुअलाइज करने के लिए फ्रांस के आर्टिस्ट ने जो है उन्हें एक फीमेल एलिगरी यानी एक महिला का पुतला बना दिया गया। हालांकि यहां पे दिखा रहे हैं कि महिलाओं का कितना रिस्पेक्ट किया, लेकिन महिलाओं को राइट्स नहीं दिए इन लोगों ने, यहां पे ध्यान रखेंगे। तो आर्टिस्ट जो थे 18th और 19th सेंचुरी में, इन्होंने नेशन को पर्सोनिफाई करना शुरू किया। कैसे? दे पोर्ट्रेड नेशन एज फीमेल फिगर्स। ओके, द फीमेल फॉर्म दैट वाज चूजन टू पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ। एक्चुअल में कोई वुमेन थी नहीं रियल लाइफ में, बस ये आइडिया था इनका, ठीक है। Rather to give abstract idea into a concrete form। इस आइडिया को, इस नेशन नाम के आइडिया को एक क्या देना चाह रहे थे, वो एक कंक्रीट फॉर्म देना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने पुतला बनाया। दैट इज द फीमेल फिगर बिकेम एन एलिगरी ऑफ द नेशन। एलिगरी माने बुत।
और सबसे पहला ये बुत किसका है? जर्मेनिया का। जर्मेनिया जो कि जर्मन की एलिगरी है, आप देख सकते हैं पिक्चर में। अब इसका हर एक एट्रीब्यूट जो है कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ बता रहा है, कुछ ना कुछ इसकी सिग्निफिकेंस है। ये पेपर में पूछा गया भैया, बोर्ड के पेपर में। जैसे कि ब्रोकन चेन्स, यहां पे आपको ये चेन हथकड़ी खुली हुई नजर आ रही है, तो उसका मतलब क्या है? बीइंग फ्रीड। दूसरा, ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, ईगल बनी हुई है, ये किसका प्रतीक है? स्ट्रेंथ का। तीसरा, क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ये ओक लीव्स का जो ये मुकुट सा पहना हुआ है इन्होंने, ये किसका प्रतीक है? हीरोइज्म का। स्वॉर्ड, ये तलवार, तलवार क्या शो कर रही है? रेडीनेस टू फाइट। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, ये जो ऑलिव ब्रांच लगी हुई है इस तलवार के आजू बाजू, इसका मतलब क्या है? विलिंगनेस टू मेक पीस, की शांति भी हो सकती है, इच्छा है हमारी। और ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, ये तीन रंग का जो है झंडा है, ये क्या है? बेसिकली ये फ्लैग है किसका? लिबरल नेशनलिस्ट का, याद रखना, लिबरल नेशनलिस्ट 1848। और रेज ऑफ द राइजिंग सन, ये जो सूर्य की किरणें नजर आ रही हैं, ये क्या शो कर रही हैं? इसका सिग्निफिकेंस है बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, कि नए काल का जो है उदय होने वाला। तो पहली एलिगरी थी हमारी जर्मेनियम। उसके बाद तीसरी एलिगरी है हमारी मैरियाने, जो कि फ्रांस की एलिगरी थी, फ्रांस का पुतला थी। और ये जो है सिंबलाइज कर रही है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। याद है हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था लिबर्टे, इगलिटे, फ्रेटर्निटे, तो फ्रांस के ये आइडियाज थे। और इन्होंने जो है, इनके सिंबल्स क्या क्या हैं? एक तो इन्होंने रेड कलर की कैप पहनी हुई है, ठीक है, ट्राई कलर है, कॉकेड है। इट यूज टू फोस्टर द नेशनल यूनिटी एंड आइडेंटिटी आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और याद रखना, सिर्फ मैरियाने की पिक्चर जो है वो कॉइन्स और स्टैंप्स पे भी छपी थी। ये स्टैंप देख सकते हो आप, पोस्टेज स्टैंप 1850 की दिखाई हुई है आपको। तो इस तरह से जो है आर्टिस्ट ने विजुअलाइज किया नेशन को। नेक्स्ट है हमारा बल्कन पेनिनसुला। अब बल्कन पेनिनसुला क्या है? बल्कन पेनिनसुला एक रीजन को बोला गया है यहां पे बल्कन जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है माउंटेन, यानी पहाड़। और पेनिनसुला का मतलब आप लोग 9th क्लास में पढ़ा ही होगा, कि ऐसा लैंड मास जिसके 3 तरफ जो है पानी हो, जिसके चौथी तरफ क्या हो? लैंड हो। यहां पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, मैप में देख सकते हैं, ये बल्कन पेनिनसुला है। और यहां बल्कन पेनिनसुला के चौथी तरफ जो है लैंड है, और बाकी 3 तरफ, यहां पे एड्रियाटिक सी है, यहां पे ब्लैक सी है, यहां पे एजियन सी है, इसलिए इसको पेनिनसुला कहते हैं। ओके। और बता रहा है कि बल्कन पेनिनसुला में कई सारे एथनिक ग्रुप्स रहते थे, जैसे कि स्लेव्स, ग्रीक्स, बल्गेरियंस, सर्ब्स, क्रोश, अल्बेनियंस। और इन सभी की अपनी भाषा थी, अपनी आइडेंटिटी थी, अपना कल्चर था, अपनी संस्कृति, सारा कुछ अपना था। तो बल्कन पेनिनसुला तो भाई साहब बहुत ज्यादा यहां पे दिक्कत हुई। यहां पे कौन सा एम्पायर रूल करता था? ऑटोमन एम्पायर। हम लोगों ने ध्यान पे रखना है, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो बल्कन पेनिनसुला के लोग क्या चाह रहे थे? 2 डिमांड थी। पहली डिमांड कि उनको फ्रीडम चाहिए, किससे? ऑटोमन एम्पायर से, जो कि टर्की में था। और दूसरा, वो भी चाह रहे थे कि हमारा क्या बने? अलग से नेशन स्टेट बने। तो भैया अगला क्वेश्चन पूछा गया है बल्कन पेनिनसुला से कि वाई वर द बल्कन्स कॉल्ड द मोस्ट एक्सप्लोसिव रीजन इन यूरोप? यूरोप का सबसे एक्सप्लोसिव रीजन क्यों माना जाता है बल्कन पेनिनसुला को? जैसा मैंने बताया कि जहां बहुत सारे एथनिक ग्रुप रहे ना, वहां पे कंफ्लिक्ट होने के, क्लैशेस होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। उदाहरण के तौर पे 1947 में जब भारत आजाद हुआ, अंग्रेज लोग ये बात कह गए थे कि ये लोग जो हैं, भारतीय लोग जो हैं, एक साथ नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे इतनी डाइवर्सिटी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, ठीक है, इतने सारे धर्म, इतनी सारी जातियां, उनमें आगे इतने सारे संप्रदाय, कितने सारे हैं। कह रहे ये लोग इकट्ठे रह ही नहीं सकते, लेकिन खैर अभी तक तो रह रहे हैं, आगे देखेंगे। तो बल्कन पेनिनसुला में कई सारे एथनिक ग्रुप्स रहते थे, और इनकी जो है, इनमें स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट फीलिंग्स थी। और हर ग्रुप चाह रहा था कि हमें जो है इंडिपेंडेंस मिल जाए, किससे? ऑटोमन एम्पायर से, और हम भी क्या बन जाए? राष्ट्र बन जाए। और इसी दौरान जो बड़ी बड़ी यूरोपियन पावर्स थी, ये इंटरफेयर कर रही थी, जैसे कि रशिया, जर्मनी, ब्रिटेन। और ये चाह रहे थे कि वो इस रीजन को यूज करें अपने इंटरेस्ट के लिए,
जिस वजह से वहां पे बल्कन पेनिसुला में कंफ्लिक्ट होने शुरू हो गए, क्लैशेस होने शुरू हो गए। इसलिए बल्कन रीजन को क्या कहा जा रहा है? मोस्ट एक्सप्लोसिव रीजन ऑफ द यूरोप। अब ये जो है ओटोमन एम्पायर आप लोगों को बताया हुआ है। ओटोमन एम्पायर बेसिकली ग्रीस वाला एरिया हो गया, टर्की वाला एरिया होगा, और ये नॉर्थ अफ्रीका वाला एरिया है। आपको यहां पे मैप में और अच्छी तरह दिखा दें, ये नॉर्थ अफ्रीका वाला एरिया, यहां पे त्रिपोली, तुनिशिया, एल्जर्स, मेडिटेरेनियन सी के ऊपर भी था ओटोमन एम्पायर और मेडिटेरेनियन सी के नीचे भी था। ठीक है, ध्यान पे रखेंगे हम लोग। अब सवाल यह है कि नेशनलिस्ट टेंशन कैसे इमर्ज हुई बल्कन्स के अंदर? तो नेशनलिस्ट टेंशन इमर्ज हुई 19 से 20 सेंचुरी में, जब ओटोमन एम्पायर जो है डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया ओटोमन एम्पायर। तो जैसा मैंने बताया कि ओटोमन एम्पायर के अंदर ही कई अलग अलग एथनिक ग्रुप्स रहते थे, तो इन सभी ने क्या चाहा कि ये सभी क्या हो जाएं, इससे आजाद हो जाएं और खुद जो है राष्ट्र बन जाए। और उसके बाद ये नेशन का जो आइडिया जो मतलब कि पूरी तरह से तब आया जब रोमांटिसिज्म यानी रोमांटिक नेशनलिज्म जो है फैला। याद रखना, बल्कन नेशनलिज्म में रोमांटिसिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ये पूछा गया प्रश्न। ठीक है, तो क्या कारण थे टेंशन के बल्कन रीजन में? पहला जैसा बताया, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर कमजोर हुआ, और जैसे कमजोर हुआ वो क्या हो गया? डिसइंटीग्रेट यानी टूट गया। दूसरा, स्प्रेड ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म। रोमांटिक नेशनलिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, जिससे लोग जो है अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन करने लगे। दे स्ट्रगल फॉर देयर इंडिपेंडेंस, ब्रेकिंग अवे फ्रॉम ओटोमन कंट्रोल। तीसरा, टेरिटोरियल डिस्प्यूट। बल्कन स्टेट्स में जैसे कि सर्बिया, बल्गारिया, ग्रीस, ये जो है एक दूसरे से बहुत ज्यादा जेलस करते थे, और ये चाह रहे थे कि हम जो है आपस में लड़के जो है खुद अलग हो जाएं, इंडिपेंडेंट हो जाएं। चौथा कारण था इंपीरियल पावर राइवलरी। इंपीरियल पावर राइवलरी, जो बड़ी बड़ी पावर्स थी, बड़े बड़े देश थे, जैसे कि रशिया हो गया, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये चाह रहे थे कि ओटोमन एम्पायर तो टूट गया, अब हम जाके जो है उस एरिया पे कब्जा करें। तो इन्होंने कहा कि इससे पहले कि वो लोग आए तो हम लोग खुद ही जो है आजाद हो जाते हैं। दे एंगेज्ड इन इंटेंस कंपटीशन। ये जो बड़ी यूरोपियन पावर्स थी, दे एंगेज्ड इन इंटेंस कंपटीशन टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर द बल्कन रीजन। और लास्ट पॉइंट क्या है? एथनिक कंफ्लिक्ट्स। इस रीजन में आपस में ही इतना कंफ्लिक्ट होने लगा, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी जो है अपने आप को अलग से नेशन साबित करने का मौका आ गया। और इसी के बीच में आता है हमारा ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट हमारा टॉपिक रह गया, थोड़ा सा पेशेंस रखें। तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है, जो शुरू हुआ 1821 से लेके 1829 के बीच में। मैंने आपको बताया कि ग्रीक भी पार्ट था किसका? ओटोमन एम्पायर का। ये चाह रहे थे कि इंडिपेंडेंस मिले ओटोमन एम्पायर से। ग्रीस के ऊपर ये रूल कर रहा था 15th सेंचुरी से। याद रखना, 1453 में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था हिस्ट्री का, जिसको हम क्रूसेड कहते हैं। क्रूसेड मतलब धर्म युद्ध, जो कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में हुआ था। और इस क्रूसेड का रिजल्ट था कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल कैपिटल ऑफ ईस्टर्न रोम। कॉन्स्टेंटिनोपल वही है जिसका आज की तारीख में नाम है इस्तांबुल। ठीक है, तो कह रहा है कि ग्रीस को कैप्चर कर लिया गया था 15th सेंचुरी में, जो कि मैंने बताया 1453 में ऑटोमन एम्पायर ने ग्रीस का ये एरिया, कॉन्स्टेंटिनोपल एरिया कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो उस समय से जो है ग्रीस इसका गुलाम था, किसका? ऑटोमन एम्पायर का। तो फ्यूल्ड बाय द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, जैसे ही नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स इमर्ज हुए यूरोप में, द स्ट्रगल बिगेन इन 1821। 1828 में जो है स्ट्रगल शुरुआत हुई, गेनिंग मैसिव सपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न यूरोपियंस एंड एक्साइल्ड ग्रीक्स। वेस्टर्न यूरोप से लोगों की सपोर्ट आने लगी, जो एक्साइल मतलब जो बाहर निकले हुए थे, जो ग्रीस देश से बाहर जो लोग थे, उनकी भी सपोर्ट आने लगी। और वो देख रहे थे ग्रीस तो क्या है, इट वाज अ क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। ये तो सिविलाइजेशन का एक क्रेडल है, माने ओरिजिन ही यहीं से हुआ सिविलाइजेशन का, जो भी रोम सिविलाइजेशन हम लोगों ने पढ़ी होगी शायद बचपन में।
द स्ट्रगल वाज फाइनलाइज, तो लड़ाई हुई ओटोमन एम्पायर से आजाद होने की, और फाइनली क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुई 1832 में, जिसके बाद ग्रीस भी जो है क्या बन गया, एक इंडिपेंडेंट नेशन। तो ये थी कहानी ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। किससे इंडिपेंडेंट हुए, ऑटोमन एम्पायर से, ध्यान पे रखेंगे। अब लास्ट है हमारा पोलैंड। पोलैंड हम लोग ध्यान पे रखेंगे कि पोलैंड जो है 3 देशों ने आपस में बांटा हुआ था। वो 3 देश कौन कौन से थे, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ध्यान पे रखना है। पोलैंड वाज डिवाइडेड बिटवीन प्रशिया, ऑस्ट्रिया एंड रशिया। ठीक है, आजाद कैसे हुआ, हमने थोड़ी इस चैप्टर की शुरुआत में बताया था कि भाषा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब देखिए किस तरह पॉलिश लैंग्वेज ने वहां के लोगों में नेशनलिस्ट फीलिंग जगाई और उन लोगों को आजादी दिलाने में मदद की। देखिए, तो क्वेश्चन आ जाएगा कि हाउ पोलैंड रेज नेशनल कॉन्शियसनेस। तो कह रहे हैं कि फॉलोइंग इट्स पार्टीशन, जैसे ही पोलैंड का पार्टीशन हुआ, किस किस के बीच में, अभी बताया, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में, पोलैंड के लोगों ने जो है पोलिश भाषा यूज की एज अ पावरफुल वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑक्यूपाइंग पावर। और पोलिश जो है वो सिंबल बनी यूनिटी का, पोलिश लैंग्वेज की बात हो रही है, वो सिंबल बनी यूनिटी का। और वहां के जो क्लर्जी थे, जैसे हमारे यहाँ मंदिर में पंडित वगैरह होते हैं, तो चर्च में जो पादरी रहते हैं उनको क्लर्जी बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, और जो वहां के जो इंटेलेक्चुअल थे, जो ज्ञानी लोग थे, वो क्या यूज कर रहे थे, वो पोलिश भाषा का यूज कर रहे थे। क्लर्जी यूज करते थे पोलिश भाषा का उपयोग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, जो भी धर्म उपदेश देना होता था, और ज्ञानी लोग यूज करते थे जब कोई शिक्षा देनी होती थी। ठीक है, तो जिस वजह से वहां के लोगों में क्या आ सके, नेशनल कॉन्शियसनेस आ सके, वो नेशनल कॉन्शियसनेस जिंदा रह सके। हालांकि रशियन एम्पायर ने जो है वहां पे इंपोज की हुई थी अपनी भाषा वहां के स्कूलों में, लेकिन जो ज्ञानी लोग थे, जो पंडित लोग, विद्वान लोग थे, उन्होंने पॉलिश भाषा, ताकि उनमें क्या आए, नेशनल कॉन्शियसनेस। यहां देख सकते हैं आप भाषा का कितना इंपॉर्टेंट रोल है लोगों को जोड़ने में। ठीक है, तो इस तरह से नेशनल कॉन्शियसनेस रेज हुई पोलैंड के लोगों में। लास्ट टॉपिक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल। आपने देखा कि महिलाओं को जो है अधिकार बहुत ही लेट मिले, यानी अर्ली 20th सेंचुरी में जाकर जो है मिले महिलाओं को अधिकार वोट देने का। तो कह रहे हैं कि महिलाओं का रोल क्या रहा इस नेशनलिस्ट स्ट्रगल में, कुछ रहा या नहीं रहा, ये एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है, देखेंगे। पहला बिल्कुल रहा भैया, एक्टिव पार्टिसिपेशन रही महिलाओं की। महिलाओं ने भी राजनीतिक संगठन बनाए, महिलाओं ने भी जो है अखबार फॉर्म किए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया मीटिंग्स में, डेमोन्स्ट्रेशन में, प्रदर्शन जो होते हैं यूरोप में, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द लिबरल मूवमेंट। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इक्वल रोल इन स्ट्रगल। इस स्ट्रगल में महिलाओं की इक्वल भागीदारी रही। In many uprisings such as French Revolution, women fought alongside men for the nationalist cause. महिलाएं भी जो है पुरुषों के साथ खड़ी रही और जो है कंधे से कंधा मिला के इस जंग में जो है पार्टिसिपेट किया। थर्ड पॉइंट, लिमिटेड पॉलिटिकल राइट्स। हम पढ़ चुके हैं कि महिलाओं के कंट्रीब्यूशन होने के बाद भी महिलाओं को जो है वोटिंग राइट से वंचित रखा गया। दे वर ऑफन रिस्ट्रिक्टेड टू द विजिटर गैलरी, उनको विजिटर गैलरी में रखा गया। जब 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी, यानी 1848 की जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी, उसमें सारे पुरुष थे। महिलाओं को कहा कि आप विजिटर गैलरी में बैठे, सिर्फ देखें, आपको पार्टिसिपेट नहीं करना। हालांकि महिलाएं वहां गई, पार्टिसिपेशन था उनका, उनका रोल था। सिंबलिज्म इन नेशनलिज्म, जैसा कि बताया शुरुआत में कि फीमेल फिगर्स को हालांकि यूज किया गया टू सिंबलाइज द नेशन, जैसे कि मेरियाने फ्रांस में, जर्मेनिया जर्मनी में, जो कि क्या था, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था जिसको क्या दी गई, एक कंक्रीट फॉर्म दी गई, एक ठोस जो है एक प्रतिमा दी गई। और लास्ट पॉइंट है हमारा ओपोजिशन एंड सपोर्ट। दो फ्रीक्वेंटली डिनाइड पॉलिटिकल राइट्स, हालांकि राजनीतिक अधिकार से वंचित रखा गया until the late 19th and early 20th century, but their active participation and support for the male counterparts were crucial to the survival and progress of these movement. तो महिलाओं का जो है इंपॉर्टेंट रोल रहा, ध्यान पे रखिएगा। तो जैसा कि आपने देखा
यूनिटी लीड्स टू नेशनलिज्म। जितनी यूनिटी रहती है उतना नेशनलिज्म जो है वो निखर के आता है ना। तो यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, कि भैया इकट्ठे रहोगे तो सही रहेगा, बटोगे तो कटोगे, डिवाइडेड वी फॉल। रेज द वॉइस फॉर योर राइट्स। तो मेन बात है कि अपने अधिकारों के लिए जो है आप आवाज बुलंद रखें। और ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप लोग ध्यान पे रखेंगे। 1804 में आया हमारा नेपोलियनिक कोड, ध्यान पे रखेंगे। 18 जून 1815 को आया हुआ बैटल ऑफ वाटरलू बेल्जियम में, जिसमें नेपोलियन हार गया था। 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना हुई। 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट आई। 1848 में फेब्रुअरी रेवोल्यूशन आया। 1861 में यूनिफिकेशन ऑफ इटली, और 18 जन 1871 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये डेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान पे रखनी है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो आप जो है लाइक करें, शेयर करें, और अपना एक अच्छा सा जेन्युइन सा फीडबैक दें। फीडबैक का पर्पस क्या होता है, कमेंट का पर्पस क्या होता है, कि आप जो कमेंट करेंगे वो हमारे लिए एक तरह से प्रोत्साहन का काम करेगा, नंबर एक। और आप कुछ भी अगर हमारे इसमें कोई भी अगर फ्लॉ है, कोई भी अगर कोई ग्रे एरिया है, आप उसे बताएंगे ताकि हम अगली वीडियो में जो है उसको और बेटर करने का प्रयास कर सकें। तो आई होप ये वीडियो समझ आई हो आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।